अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर एमएसए 2। हम अपना एमएसए 2 का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में तीन चार चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमारा लास्ट अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम है एमएसए 2 का, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। थोड़ा सा हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर लिखनी चाहिए थी और क्या चीज़ें गालिबन स्टूडेंट्स जो है वो लिख कर आए हैं, कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो पेपर के लिए हमें करने हैं या नहीं करने हैं एट द सेम टाइम, और क्या हमारा वे फॉरवर्ड जो है वो इसको लेकर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हमारे पास है जो आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा जो करंट जून 2023 की अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 23 की अटेम्प्ट के लिए जो हमारा बैच है वो कब स्टार्ट होगा, किस तरीके से हम उसे लेकर चलेंगे, क्या हमारा तरीकाकार होगा क्लासेस वगैरह को कंडक्ट करने का, सॉफ्टवेयर के ऊपर आके आपकी क्या अपडेट है, किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर जो है वो चलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो हमारे पास शामिल है। सही है। और इस सब को हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, सवालात हैं, चीज़ें हैं। अच्छा, जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनमें ज़ाहिर है वो लोग तो होंगे ही जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट जो है वो पेपर की दी है। क्या हमारे पास कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएसए 1 की पहली, एमएसए 2 की सॉरी पहली अटेम्प्ट देनी है और उन्होंने सेशन ज्वाइन किया हुआ है? तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक से उस हवाले से लेके जो है वो चलूंगा ताकि एवरी वन ऑफ यू फील इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। क्या कोई ऐसे भी हैं हमारे पास जिन्होंने पहली अटेम्प्ट देनी है? चले, आई गेस मोस्टली हमारे पास चंद लोग हैं ऐसे जो पहली दफा इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, बाकी लोग पहले जो है वो देकर आ चुके हैं। अच्छा, मैं नेम कॉल आउट आपका नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा नो योर ऑडियंस के परस्पेक्टिव से मुझे ये जानना है कि आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी और आपके कितने मार्क्स आए हैं। जिन लोगों ने पहले अटेम्प्ट दे दी है और अल्लाह ताला खैर करे उनका पेपर जो है वो रुक गया है, वो चाहें तो चैट ऑप्शन के अंदर एवरी वन की जगह सिर्फ मुझे यानी मेरा नाम सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं, तो आपका नाम ना नजर आएगा किसी को और ना आपके मार्क्स जो है वो नजर आएंगे। चलें जी, एक रिस्पॉन्स आया है हमारे पास। अटेम्प्ट कौन सी थी आपकी? मैंने मार्क्स पढ़ लिए हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, सही है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट 25 सेकेंड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई? चलो, दिस वन इज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज मार्क्स थे आपके। एनीवन एल्स? सो तकरीबन जो मार्क्स मेरे जहन में हैं या जिस तरह के स्टैटिस्टिक्स हमें सुनने को मिलते हैं, चीज़ें पता चलती हैं, मोर और लेस इसी तरीके के मार्क्स हमें यहाँ पे जो है वो लोगों के नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काफ़ी सारी लग जाती हैं। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि भाई क्या इस पेपर के फेलियर के मेनली जो है वो रीजंस बनते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास होती हैं। पहले मुझे ये बताइएगा एक छोटी सी चीज़, और जहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनका पेपर अल्लाह ताला आसानी करे रुक गया है, आप मुझे बताइएगा आप में से कितने लोगों ने सवालात की प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटन प्रैक्टिस, जो प्रॉपरली आप जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, कितने सवालात हो सकता है आप लोगों ने जो है वो सवाले से प्रैक्टिस किए हों या एट द सेम टाइम चीज़ें जो है वो लिखने की कोशिश की हो? कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, कि सर ये हमारे सवालात का नंबर था, इतने सवाल हमने प्रैक्टिस किए हैं? चलो, एक एक ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है फ़हीम, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता दीजिएगा। चलें, ठीक है, एक और ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आ गया। ऑन कॉन्सेप्ट ओनली। इमरान, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। हम इसको थोड़ा सा डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने के बाद भी क्यों पेपर जो है वो रुकने में आया है। और एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहे कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? यस, दिस इज अगेन अ लॉट। एक रिस्पांस हमारे पास आया है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर आईसीडब्ल्यू की किट मैंने की थी, मोर देन 30 क्वेश्चंस मैंने वहां पे किए। आप सॉल्यूशंस के साथ कंपेयर करते थे उन्हें? थोरो रीडिंग, थोरो प्रॉपर रीडिंग करते थे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके? अच्छा, वो भी करते थे। फिर क्या रीजन लगता है आपको कि जिसकी वजह से पेपर रुकने में आया है? कोई आपके सेल्फ एनालिसिस है इस चीज को लेकर? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल सही है। चलें, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। चलें जी, ठीक है। सो जनरली अगर मैं देखूं तो हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, या अल्लाह ताला आसानी करे एक दो केसेस में उससे ज़्यादा अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। और जो मार्क्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी थोड़ी सी इस तरह से हैं कि हमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। देखें, सबसे पहली बात ये कि जब आपका एग्ज़ाम
मिसाल के तौर पे 43, 44 या 40 नंबर पे रुकता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार 10 नंबर रह गए, हमें जो है वो लगता था कि 10 नंबर मिल जाते, हम जो है वो कर जाते। तो अगली दफा के लिए ना उनका जहन ये होता है कि यार 40 पे पेपर रुका है, तो 10, 12, 15 नंबर जितनी मेहनत हमने करनी है और वो मेहनत करके हम पेपर निकाल लेंगे। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली देखो ना, तो 40 नंबर आने का मतलब ये है कि आप 10 नंबर से नहीं फेल हुए, आप 60 नंबर से फेल हुए हैं। अगर चलो आपने उसमें से 10-15 नंबर का अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आप 40-45 नंबर से आपका पेपर जो है वो रुका है। ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में अक्सर बैठ जाता है कि यार अगर 43 पे रुका, 40 पे रुका, तो मैंने बस थोड़ी मेहनत और करनी है और मैं 50 से ऊपर जो है वो मार्क्स ले आऊंगा। हालांकि जो गलतियां थी वो तकरीबन 45-50 मार्क्स के रीजन में थी। यानी मेजोरिटी सब्जेक्ट आपका ऐसा था जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको लेकर जो अप्रोच थी वो आपकी ठीक नहीं थी, जहां पर चेंजेस की जो है वो जरूरत थी। सर, बात को फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MSc2 के स्ट्रक्चर पे कुछ बात करूंगा, एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा, और फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। माय नेम इज मोहम्मद मुजम्मिल मुनाफ। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से मेरा ताल्लुक तब से है जब से ये इंस्टीट्यूट जो है वो बना है। फाइनल के 3 सब्जेक्ट्स यानी कि BFD SPM जो इस पेपर के लिए प्री रिक्विजिट होते हैं, और फिर MSc2, ये तीनों सब्जेक्ट्स में IQ के प्लेटफॉर्म से जो है वो कंडक्ट करता हूँ। और इसके अलावा कैफ लेवल पे एक एग्जाम है हमारा जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कैफ 6 MFA का जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला पार्ट है, वो पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो मौजूद है, जहाँ पे मैं ये फॉरेक्स की, वैक की, इन चीज़ों की जो बेसिक्स है वो स्टूडेंट्स को जो है वो इनकलकेट करता हूँ। सही। इसके अलावा बाय प्रोफेशन यार एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा एक्सपीरियंस PwC पाकिस्तान के साथ, KPMG मिडल ईस्ट के साथ और यूनिलीवर पाकिस्तान के साथ जो है वो रहा है। एट द मोमेंट आई एम रनिंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी ऑफ माय ओन। डेली बेसिस पे बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करना और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करना विद इन दी एम्बिट ऑफ इक्विटी मार्केट्स, ये भारत मेरा डे इन डे आउट का काम है। तो कंपनीज किस तरह से काम करती हैं, क्या उनके मॉडल्स होते हैं, क्या कंपेरेटिव एडवांटेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर मैं जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प करती है फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट दोनों को पढ़ाने में। और मैनेजमेंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हमारे MSc2 के एग्जाम के अंदर सम वॉट ये दोनों चीज़ों की कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हमें काम आती है। ऑल्दो ये पेपर MSc2 जो है वो BFD प्लस SPM नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि BFD प्लस SPM है, तो BFD प्लस SPM नहीं है। प्रॉपर तौर पे आपका ये एनालिटिकल पेपर है, कंप्लीटली एनालिटिकल एग्जाम है। और अगर मैं एक वर्ड इस एग्जाम के लिए इस्तेमाल करूं तो वो है एप्लीकेशन। इट इज प्योर एप्लीकेशन, प्योर एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है आपके पास, कि आपने जो पढ़ा, समझा, सीखा, उसे प्रैक्टिकली सिनेरियो में जो है वो अप्लाई कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन जो है वो की जा सकती है। सर, इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। इसमें हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर आप देखें तो समवॉट आपको यहाँ पे फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। फाइनेंस में अमूमन सोर्सेस कौन सी होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या लेना है हमने यहाँ पर, एंड एट द सेम टाइम वैल्यूएशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जो है वो टेस्ट होती हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो आपका टैक्स वाला एरिया भी चेक करता है, वो आपका एथिक्स वाला एरिया भी जो है वो चेक करता है। कुल मिला के ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आके जो है वो आपका पूरा ये जो एग्जाम है वो स्टैंड आउट करता है। वजीहा कहती हैं, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों को भी ये मसला हो रहा है। फहीम, इंटरनेट की बजाय इनसे आप कहते हैं कि ज्वाइन ऑडियो का बटन ये जो है वो प्रेस कर दें। ज्वाइन ऑडियो का बटन यहाँ पे प्रेस कर दिया जाए, प्रेस ज्वाइन ऑडियो, आपको आवाज जो है वो आना शुरू हो जाएगी। सही है। चलें, तो ये 5-6 चीजें यहाँ पर आपके पास इस एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है। और आपका जो है वो तरीकाकार ये होता है कि आपके पास इसके अंदर केस स्टडीज आती हैं। ठीक है। और इन केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो ये केस स्टडीज 3 पार्ट्स में हमारे पास जो है वो टूट कर आती हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 50 मार्क्स का होता है, उसके बाद 25 मार्क्स का होता है, उसके बाद 25 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो लास्ट अटेम्प्ट के एग्जाम की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास यही 3 सिचुएशंस थी, सॉरी तीनों सवालात थे। ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ रहा है, फिर उसके बाद इसके अपेंडिसेस आ रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, उसके अपेंडिसेस आ रहे हैं, एंड देन वी हैव गॉट आवर क्वेश्चन नंबर 3 और उसके अपेंडिसेस आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पेपर को डायग्नोस करने की कोशिश करूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई कैप ने जो है वो टेस्ट की थी और क्या क्या हमारा जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट का जो है वो एम्बिट था,
5 फोर्सेस आके आपने हमारा यहाँ पे टेस्ट किया था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कहाँ से पैसा रेज करना चाहिए, हेजिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन ब्रांडिंग, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, कुछ एथिक्स का पार्ट और कुछ टैक्स का पार्ट पहले सवाल में हमारे पास मौजूद था। इसके अपेंडिसेस को छोड़ के अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप, यहाँ पर हमारे पास चेंज मैनेजमेंट के हवाले से एक सवाल था, एक्विजिशन का एक डिसीजन डिविडेंड रोक कर किया जाए नहीं किया जाए, ये एक सवाल था, अगेन वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आ जाता है। एट द सेम टाइम हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे बात करनी थी और ये शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज की टर्म्स को डिटरमिन करना था, सही है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाऊं, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से 12 नंबर का सवाल देखना था, जहां पे हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेट देखनी थी, कुछ सीएसआर का एंगल था, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का सॉर्ट ऑफ एक पार्ट बनता है, और फिर उसके बाद हमारे एक रिस्क कमेटी या रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो मौजूद थे, सही है। ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे जो है वो मौजूद थे। अब सबसे पहली बात कि सर इस पेपर को लेकर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तरीकाकार क्या होना चाहिए। देखें, बहुत ज्यादा ना हम टर्मिनोलॉजीज में, अल्फाज में, चीजों में जो है वो खो जाते हैं कि जी सिनेरियो आएगा, हमें लिंकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें जो है वो लिंक करके आंसर देना पड़ेगा, हमें जो है वो जनरल बातें नहीं लिखनी है, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बहुत सारा डिस्कशन है जो एमएससी2 के हवाले से होता है। भाई सीधी सी बात है, जो आपको कॉन्सेप्ट्स, जो आपकी बिजनेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, जितना कुछ आप जानते हैं, आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर और एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो है वो उसको अप्लाई करना है, सही। इसके अंदर आपके दोनों फैक्टर्स यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होंगे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, जहां आप सॉर्ट ऑफ एनालिसिस का और रिकमेंडेशंस का सहारा लेते हैं, और आपकी कुछ हद तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी थोड़ा बहुत आपका नंबर्स का पार्ट भी यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होगा। 70 से 75% हमारे पास एरिया ये वाला होता है, और 20 से 25% का एरिया हमारा ये वाला होता है। हमें ऐसा लगता है कि जी वो ज्यादा क्वांटिटेटिव वाली चीजें पूछ लेगा तो हम किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेशंस में ज्यादा उलझे हुए होते हैं और बीएफडी को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, या फाइनेंस की कैलकुलेशंस को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत मेरा 70 से 75% का एरिया जो यहाँ पर आता है वो मोस्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से जो है वो आता है, ठीक है। तो एमएससी2 के एग्जाम के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा डिटरमिन करने की और डेवलप करने की जो है वो जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा सिनेरियोज के हवाले से, सिनेरियोज के हवाले से हमारा रीडिंग करने का और एक केस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का, केस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का एक स्किल हमारे पास जो है वो होना चाहिए। अब मैं अगर स्टूडेंट से यहाँ पर बात करूंगा कि जिन्होंने प्रैक्टिस भी की थी और समझने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से जो है वो बात होती है, डिस्कशन होता है, तो कहीं पता चलता है कि सर हम प्रैक्टिस तो करते थे लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते थे। कहीं पता चलता है कि सर हम सवालात को सिर्फ रीड कर लिया करते थे। कहीं पता चलता है कि सर हम सॉल्यूशंस को भी रीड करके सोचते थे कि हम होते तो हम इसी तरीके से लिखते, हमारे भी जहन में यही पॉइंट्स आ जाते, ये तो आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है, किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम उसे हर वक्त यही सोचते रहते थे कि बीएफडी में से कहाँ से आया, या ये बीएम में से या एसपीएम में से कहाँ से आया, जो पहले बीएम होता था फिर बीएमएस हुआ और फिर एसपीएम हुआ, ठीक है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया है, ये बहुत ज्यादा हमारे पास जो है वो बीएमएस के अंदर फोकस्ड नहीं था, एसपीएम में एक प्रॉपर इसके ऊपर सेक्शन अलॉट किया गया, मार्क्स दिए गए, पहले ये वाली चीज यहाँ पे जो है वो नहीं थी। तो सिनेरियोज की एक रीडिंग और केस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की हैबिट हमारी नहीं होती। हम चूंकि सिचुएशन को पढ़ते हैं और उसी में हम बोर हो रहे होते हैं कि जी अब पहला अपेंडिक्स भी है, अब दूसरा अपेंडिक्स भी है, तीसरा अपेंडिक्स भी है, चौथा अपेंडिक्स भी है। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधी सीधी बात यह है कि अगर हमारी यहाँ पे रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो इस 16-17 पेजेस के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में भी हमें एग्जाम में मजा नहीं आएगा। सीधी सी बात है। तकरीबन ये देखो 3.25 घंटे का आपका ये एग्जाम है, 3 घंटे 45 मिनट, और आप सिनेरियोज की अगर सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने जाएं तो आपको पढ़ने में ही तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, सवालात को पढ़ने में, समझने में, फिर उनकी स्किमिंग कैसे करनी है, मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन मेन जो बातें हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है, इसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। सबसे पहला और फॉरमोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक हमारे एमएससी2 के अंदर ये है कि हम सिचुएशन को पढ़ के उसका पूरा एक लिंक क्रिएट कर सके, क्योंकि देखो होता क्या है, सिनेरियो के अंदर होते हैं हमारे पास अपेंडिसेस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अपेंडिक्स हमारे पास 4 हैं, अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 3 है, अपेंडिक्स 4 है, 4 अपेंडिक्स आ गए। अच्छा तुम अगर देखोगे ना, खूबसूरत बात, तो खूबसूरत बात ये है कि ये
हर अपेंडिक्स किसी एक रिक्वायरमेंट के साथ, किसी एक रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट के साथ लिंक हुआ हुआ होता है, किसी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ लिंक हुआ हुआ होता है। ये पूरा एक बैकग्राउंड होता है, लेकिन उस बैकग्राउंड के छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ द सेम बैकग्राउंड। एक सेम बैकग्राउंड आपका यहां पर होता है, लेकिन उससे मिलते जुलते 4 से 5 सवालात आपके यहां पे होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट नहीं है, वो एक सिचुएशन को पढ़ के पूरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते, उसमें लिंक नहीं क्रिएट कर सकते, स्किम थ्रू नहीं कर सकते, तो ये सबसे पहली गलती आती है। एग्जाम में आपको लिथार्जिक फील होगा पूरा सवाल करने में, लेकिन सर वहां तो मजबूरी है, स्केप तो कोई है नहीं, सवाल तो सॉल्व करके जाना ही जाना है, तो हम पढ़ के जल्दी जल्दी जो है वो लिखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। और अपने आप को हम उलझा देते हैं कि जी हमने तो जनरल लिख दिया, हमने यहाँ पे लिंक की। भाई आपको डे 1 पे, आपको फर्स्ट मिनट पे सिनेरियो ही समझ में नहीं आया था कि वो बात क्या कर रहा है। और फिर थोड़ा सा आपकी सिनेरियो के अंदर जो इंडस्ट्री की नोहा होती है, जो इंडस्ट्री के हवाले से सॉर्ट ऑफ एक नॉलेज वाला एंगल होता है, वो भी थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ता है सिचुएशन से, कि कंपनी क्या बेच रही है, किस मार्केट में बेच रही है, जिस मार्केट में वो सेल कर रही है उसका कंपटीशन कैसा है, उस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, वो कंपनी खुद कैसी है, क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्या कंपनी की वीकनेस है, कंपनी का अपना जाती इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल सूरत हाल कैसी है। ये सारी चीजें मेजर मेजर टू द पॉइंट हमने इन चीजों को जो है वो डिस्कस कर समझना होता है। लेकिन चूंकि हमने ज्यादा सिनेरियोस किए हुए नहीं होते, या अगर किए हुए होते हैं तो प्रॉपरली इस चीज पर फोकस नहीं किया होता कि हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, टाइम के हवाले से लेकर चलें। रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे हाथ से टाइम निकलता जाता है, लेकिन हमें चीज समझ में नहीं आती। हमें एक एक लाइन को 2-2 3-3 4-4 बार पढ़ना होता है, तब जाके हम उसका माइंड जो है वो डेवलप कर पाते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक मशवरा देने लगा हूं, लेकिन वो मशवरा सुन के स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो आप बहुत ही क्लीशेड बात कर रहे हैं, लेकिन देखो वाकई तुम्हें इस चीज से फायदा होगा। अगर तुम्हें लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, जो भी आपकी अटेम्प्ट है, अगर आपको रीडिंग में बाकायदा चैलेंज महसूस हो रहा है ना, कि यार आपको रीडिंग में चैलेंज हो रहा है, आप अपनी जिंदगी में थोड़ी सी रीडिंग हैबिट इस तरह डेवलप करो, 1 आर्टिकल पर डे। और ये किसी और का आजमाया हुआ नहीं, मेरा जाती खुद का आजमाया हुआ जो है वो तरीका कार है। जिस जमाने में मैं टीएसए में जो है वो मॉड्यूल ABCD की एग्जाम्पल सॉरी क्लासेस लेता था, और अब जो कैफ हो चुका है उसके एग्जाम्स हम दे रहे थे मॉड्यूल ABCD के नाम से, तब सर फहाद यूनुस में पढ़ाया करते थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई अगर एक दफा तुम्हें गाड़ी चलाना आ गई ना, तो तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। तो एक दफा अगर आपको रीडिंग करना आ गई, आप किसी भी किस्म के टेक्स्ट को समझ सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपकी जबान में लिखी हुई हो, जो जबान आपको आती है। तो उर्दू अंग्रेजी ये दोनों जबानें में आती हैं, अंग्रेजी में हमारा पेपर होता है। हमें एक आर्टिकल एटलीस्ट डेली पढ़ना चाहिए अगर हमें रीडिंग में मसला हो रहा है तो। ये हमारी रीडिंग हैबिट को और पढ़े हुए टेक्स्ट को जल्दी डेवलप करने को, समझने को, हमारी एबिलिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। हमारी एबिलिटी इस चीज को लेकर इंक्रीज नहीं हुई भी होती। अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, मैं नाम किसी को कॉल आउट नहीं करूंगा, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्हें रीडिंग का मसला होता है, कि जब वो कोई बड़ा पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम से झोंका आने लगता है, या तबीयत जो है वो माइल नहीं होती पढ़ने की तरफ, या आदमी कहता है भाई यार इतना लंबा सिनेरियो ये कौन पढ़ेगा, 2-2 3-3 अपेंडिक्स इससे कौन लिंक करेगा। कितने लोगों के साथ ये होता है? चले, एक रिस्पॉन्स आया, हमारे साथ होता है, दूसरा, तीसरा, और कितने लोग हैं जी, चौथा। अब देखिए ना, ये बिल्कुल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपको रीडिंग में मसला हो रहा है, खुदा ना खास्ता, अगर आपको रीडिंग में मसला हो रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सिचुएशन को समझ जाएंगे? और लेट अलोन समझना, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसका आंसर लिख पाएंगे, अगर आपको प्राइमरीली रीडिंग में ही मसला हो रहा है? इस जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं ना कि सर मैं इंटरव्यू में जो है वो समझ नहीं आता, हम बोले क्या, हम अटक जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, उनको मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि भाई आपने उन लोगों को सुनना है जो अच्छा बोलते हैं। जब आप उन्हें अच्छा बोलते हुए सुनेंगे तो आप खुद बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर आपको अच्छा लिखना है, अगर आपको अच्छा पढ़ना है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह ड्राइविंग करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप रीडिंग हैबिट डेवलप करके किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं जो आपकी नोन लैंग्वेज में लिखी गई है, किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं। तो हमें 1 आर्टिकल पर डे एटलीस्ट ये पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, और ये जिंदगी में भी फायदा देगी। एग्जाम में तो देगी ही देगी, जिंदगी में भी ये चीज फायदा देगी। आदमी का नॉलेज बेस बढ़ती है। लेकिन सर सबसे बड़ा मसला इसमें बोर्डम क्रिएट हो जाता है। मैं क्यों पढ़ूं 1 आर्टिकल पर डे? तो भाई आर्टिकल से मुराद ओनली न्यूज नहीं है, आर्टिकल से मुराद ओनली न्यूज नहीं है। आर्टिकल से मुराद कोई भी ऐसा कंटेंट, प्रोफेशनल कंटेंट जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कंटेंट हो सकता है। आप इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ न्यूज ना पढ़ें,
ये आर्टिकल के अंदर किसी का ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, कोई केस स्टडी हो सकती है किसी कंपनी के बारे में, इस तरह की कोई सिचुएशन, या किसी बहुत जबरदस्त फाउंडर की जिसने फंड रेज किया उसकी स्टोरी हो सकती है कि भाई ये फला फाउंडर है, इसने जिंदगी में ये किया, यहाँ पहुंचा, इतना फंड जो है वो रेस कर लिया है। या एट द सेम टाइम ये इलॉन मस्क टाइप की जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं कि जी ट्विटर ज्वाइन कर लिया, लोगों को निकाल दिया, ये कर दिया, इस तरह की जो चटपटी बातें होती हैं, हमें बड़ा मजा आता है इन सब चीजों को जानने में। तो बजाय इसके कि हम उस वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करें, देखो आई कैप अभी वीडियो फॉर्म में तो जो है वो एग्जाम ले नहीं रहा। चे जाए कि एक वक्त आएगा कि मेटावर्स आएगा, मेटावर्स में लोग गल्प इन करेंगे, आपकी फिजिकल चीजें जो है वो बढ़ेंगी, हो सकता है किसी टाइम पे आपकी नॉलेज टेस्टिंग भी वीडियो फॉर्म में आ जाए, नॉलेज टेस्टिंग भी आपकी जो है वो रिटर्न फॉर्म से निकल के इस तरह की 3D फॉर्म में चली जाए। अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हमें इस तरह की चीजों को रीड करके अपनी एनालिसिस की या एनालाइज करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट आपका बिल्डिंग ब्लॉक ये है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि जी क्या हुआ, वो कहते हैं सर हमने प्रैक्टिस की, ये किया, वो किया। अब देखो एक एक रिस्पॉन्स आया है, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, कैन वी रीड लेट्स से 5 पेजेस ऑफ एनी बुक। यार अगर आपकी जात माइल होती है और अगर आप इस तरफ इंक्लाइंड फील करते हैं, आप 5 क्या 20 पेजेस पढ़ें रोजाना के, लेकिन अपने आप को उतनी रीडिंग की हैबिट डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने लिए बोर्डम नहीं क्रिएट करें, उसके अंदर बोरिंग ना बनाएं उस प्रोसेस को कि सर ने रीडिंग करने का बोला है तो अब आप चले गए जी बीबीसी ऑनलाइन के ऊपर, बीबीसी में आप ये चीज पढ़ रहे हैं कि जी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कितने बम मारे। यार आपकी जात को फर्क ही नहीं पड़ता उसने कितने बम मारे, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमें फर्क ही नहीं पड़ता उसने यूक्रेन में क्या किया क्या नहीं किया। हमारे लोगों को होती ही नहीं है पॉलिटिक्स में और इन सारी चीजों में जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप प्रॉफिट पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्टिकल तो पढ़ सकते हैं ना कि डॉलर कैसे हमने जो है वो आर्टिफिशियली रोका हुआ है, वो पढ़ने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। हम ये तो पढ़ सकते हैं ना कि ट्विटर के हवाले से या इलॉन मस्क के हवाले से भी क्या नई अपडेट चल रही है। हम ये तो पढ़ सकते हैं ना कि सबक ने, मकसद ने पाकिस्तान में इतनी इतनी फंडिंग रेस की है तो उन्होंने क्या पीछे किया था। थोड़ी सी हमारी रीडिंग हैबिट अगर यहाँ पे डेवलप हो जाएगी तो ये 16 पेज का जो क्वेश्चन पेपर है ये हैंडल करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। गालिबन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नंबर डाला हुआ होगा, ये देखो पेज 1 of 14। अब आपसे अगर एक आर्टिकल दिन में नहीं पढ़ा जाता तो आप पौने 4 घंटे के अंदर 14 पेजेस का क्वेश्चन पेपर कैसे हैंडल करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे 14 पेजेस का क्वेश्चन पेपर? कभी भी नहीं होगा आपको। और ये देखो ये छपा हुआ भी बिल्कुल एक न्यूज़पेपर के अंदाज में होता है। इतना बोरिंग लगता है देख के, क्योंकि मैं खुद इस दौर से निकल के आया हूँ, मैंने खुद एग्जाम्स दिए आई कैप के। इतना बोरिंग लगता है कि पता नहीं हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ना है। अब हमसे नीचे के पेपर्स में थोड़ा सा नहीं पढ़ा जाता, एसपीएम बीएफडी में लोग परेशान हो जाते हैं, एफएफआर में परेशान हो जाते हैं एक एक पेज का सवाल देख के। तो यहाँ पे तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि हमें जो है वो इतनी आसानी फील होगी। देखो कितना बड़ा अपेंडिक्स है, हमने आज तक कभी इस तरह का कोई रिसर्च एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ा। कितना बड़ा अपेंडिक्स है हमारे यहाँ पे, हमने आज तक कभी इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स नहीं पढ़े। हम तो वो टिकटॉक पे वीडियो लगाते हैं और शॉर्ट फॉर्म वीडियो, शॉर्ट फॉर्म कम्युनिकेशन, हमारी आदत इस चीज में डेवलप हुई भी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपने रीडिंग की केस की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, डेवलप करना है अपनी केस की अंडरस्टैंडिंग को। अच्छा अब एक और बात देखो, जब भी किसी सिनेरियो को आपने रीड किया, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सिनेरियो आता है, आपने उसको रीड किया, रीड करने के बाद मैं ये नहीं कहता कि आप उसको लिखें, क्योंकि लिखने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन आप अपने जहन में छोटे छोटे पॉइंट्स को बिल्ड करके, डेवलप करके या उन्हें पेपर पे लिख के एटलीस्ट एक समरी जहन में लेके आए कि यार ये सिचुएशन में इसने बात क्या की है, ये पूरे बैकग्राउंड के अंदर बोल क्या रहा है। अब देखो समरी में क्या क्या आता है, समरी के अंदर आता है जी कंपनी क्या है, कंपनी जो है वो कौन सा बिजनेस कर रही है, ठीक है। मेरे पास जो केस है वो केस किस चीज से पर्टेन करता है, और कंपनी को इस वक्त क्या चैलेंज या कौन सी ऐसी चीज आ रही है जिसको मैंने सॉल्व करना है, कोई ऐसी चैलेंज या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मैंने यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना है। ये 5 बातें अपने जहन में या तो दोहरा लो या लिख लो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरीके से जो अपने पास लिख लो। छोटी सी समरी आपकी डेवलप हो जाएगी। और ये आपको हमेशा नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करते वक्त अगर ये 4 6 8 10 दफा कर लिया, अब एग्जाम में ये ऑटोमेटिकली होगा। एग्जाम में ये ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है, आपने अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन कर लिया है कि जी ये छोटी छोटी समरी पॉइंट्स किस तरह से जहन में जो है वो बनाए जाते हैं, या एक केस की समरी कैसे डेवलप की जाती है। इशू एट हैंड जिसको कहते हैं ना, कि हमारा इशू एट हैंड क्या है, कौन सी चीज है जो यहाँ पे हम सॉल्व करने निकले हैं।
या कौन सी बात है जिसको हम यहाँ एड्रेस करने निकले हैं। यार एक जैसे मिसाल के तौर पे एक सवाल आया, मैंने उसको पढ़ा, मैं इस तरह से कुछ जहन में सोच सकता हूँ कि भाई देखो एक कंपनी है, इस कंपनी के 3 डिविजन्स हैं, तीनों में से कोई एक शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और बाकी 2 डिविजन्स नाराज है कि हमारी फंडिंग इनकी वजह से कम हो रही है। ठीक है, कंपनी चाह रही है कि या तो उस डिवीजन को बंद कर दे या उसमें कोई रिवैम्पिंग ले आए, और इसके हल के लिए कंपनी ने मुझे जो है वो एज एडवाइजर अपॉइंट किया। अब मैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाके देखूंगा ना कि क्या चीजें मुझसे पूछी जा रही हैं। मेरे जहन में पूरा एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुआ है। सियाक को सबाक कहते हैं इसे गहरी उर्दू में, गाढ़ी उर्दू में। एक कॉन्टेक्स्ट मेरा यहाँ पे जो है वो डेवलप हुआ है कि जी इस सिचुएशन के अंदर या इस केस स्टडी के अंदर इसने कॉन्टेक्स्ट दिया क्या है। प्रैक्टिस करते वक्त सबसे पहले आपने रीडिंग के ऊपर फोकस किया। जब आप रीडिंग में अच्छे हो गए, आपने छोटी छोटी समरी जहन में सोचना शुरू की कि अच्छा जी ये जो सवाल मेरे सामने है जिसकी मैं प्रैक्टिस करने लगा हूं, इस सवाल में ये समरी फॉर्म में कह क्या रहा है, क्या चाहता है ये मुझसे, मेरी जात से क्या चाहता है, सिचुएशन है क्या ये। आपने सिचुएशन को स्किम किया, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर तीसरा स्टेप यहाँ पे ये होता है कि जब आप ये वाली चीज से थ्रू हो गए, तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो पुरानी स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको पता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है 5 फोर्सेस क्या है, मिसाल के तौर पे आपको पता है बीसीजी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार 4 पीस ऑफ मार्केटिंग और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में क्या फर्क है, मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार कंपनी अगर 6 आईज ऑफ मार्केटिंग की बात कर रही है, बिग डेटा की बात कर रही है, तो इससे क्या मुराद है। डेटा एनालिटिक्स से कंपनी क्या क्या चीजें जो है वो अचीव कर सकती है, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो अचीव किए जा सकते हैं, या कंपनी को डेटा एनालिटिक्स की यहाँ पे इस वक्त जो है वो फिलहाल जरूरत क्यों है। इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें आपके जहन में हो। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट को करते वक्त वो कौन से रेशियोज हैं जिनको यूज किया जा सकता है, लिक्विडिटी रेशियो से मुराद क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो से मुराद क्या है, इन्वेस्टर रेशियो से मुराद क्या है। ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल होना चाहिए। मुकम्मल तौर पे आपको इसके बारे में जो है वो पता हो, तो आप सवाल में सोच सकेंगे कि भाई यहाँ पे आप कौन से टूल्स हैं जो मुझे इस्तेमाल करना है। पिछले पेपर्स में आके आपने आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया है, लेकिन अब आपको उनको अप्लाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो MSc2 का लास्ट टाइम का पोर्टल बना हुआ है, ये आपके सामने आ रहा है, MSc2 कॉम्पिटेंस जून 2023, ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स। अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो सबसे पहला टैब जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक विलफुल तरीके से दिया हुआ है, वो सबसे पहले स्ट्रैटेजी और बिजनेस कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन है। अगर आप उस रिवीजन में आएंगे तो MSc2 में क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस किसको कहते हैं, चॉइसेस का क्या मतलब होता है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से क्या मुराद है, पोर्टर्स डायमंड फाइनेंशियल एनालिसिस पे ऊपर एक केस स्टडी है, नो फ्रिल मेथड के ऊपर एक केस स्टडी है, बिग डेटा ई मार्केटिंग किसको कहा जाता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है, स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस पिरामिड का क्या मतलब है, एथिक्स के अंदर क्या कवर्ड है, रिस्क मैनेजमेंट से क्या मुराद है, केस स्टडीज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन, ये लेक्चर्स आ रहे हैं। फिर फाइनेंस के अंदर देखो तो फाइनेंस के अंदर इसी तरीके से वैक फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मर्जर एक्विजिशन और फॉरेक्स, इनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं उसके भी रिवीजन लेक्चर्स यहाँ पे जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। और पर्टिकुलरली इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद ये जो हमारे पुराने बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये हमें पता होंगे तो हम अपने सिचुएशन, अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। यानी हमारी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ, मुझे बताओ, अगर एक कंपनी हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रही है, हाइपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रही है, तो उस कंपनी के पास कंपटीशन को हराने के कितने तरीके होते हैं, कोई बताएगा तुम लोगों में से। अगर एक कंपनी है वो हाइपर कंपटीशन में है, बहुत ज्यादा कंपटीशन उस फील्ड के अंदर है जिस फील्ड में वो काम कर रही है, तो उसमें कंपटीशन से जीतने के कितने तरीके होते हैं कंपनी के पास। कैन एनीवन लेट मी नो। दो तरीके बिलाल ने कहा, कौन कौन से। फहीम ने कहा इनोवेशन, मिथात ने भी कहा सर दो तरीके, कौन कौन से। वजिया कहती है मोर इन्वेस्टमेंट और R&D, उससे क्या होगा वजिया। डायनामिक कैपेबिलिटीज, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से मारी, अगर मेरा एक प्रोडक्ट नहीं चला मैं दूसरा खोल लूं। न्यू डेवलपमेंट से क्या मुराद है, एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा दूसरा खोल लूं। इमरान बिल्कुल ऑन पॉइंट बात की है, बिल्कुल ऑन पॉइंट। देखो अब मैं न्यू डेवलपमेंट की बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये ऐसे हो गया जैसे एक शख्स ने तंदूर लगाया हुआ है और वो तंदूर की रोटी बेचता है। तंदूर की रोटी में बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपने बोला मियाँ एक काम करो, डाइवर्सिफाई करो, बराबर में सैनिटरी की दुकान खोल लो।
बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करो। बराबर में वो बोलेगा भाई मुझे तंदूर चलाने का हल बताओ ना, मैं इस तंदूर को कैसे चलाऊं ये बताओ। कोई और बिजनेस में एंटर होना है या किसी और प्रोडक्ट को लॉन्च करना, वो बात की बात है कि हम किसी और प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ये जो टाइम है, इस टाइम पे मैं कैसे कॉम्पीट करूं। तो यहाँ पे दो ही तरीके होते हैं भाई, बड़ा सिंपल। अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ कि मुझे कंपटीशन को फेस करना है और देखना है कि यार कंपटीशन कैसे मैं इनसे जीतूंगा, तो दो ही तरीके हैं। या तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दूं, अपनी कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करूं, और एक बेसिक सा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दूं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दूं। या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं डिफरेंशिएशन लेके आऊं। डिफरेंशिएशन से मतलब समथिंग यूनिक, कुछ मैं यूनिक प्रोवाइड कर रहा हूं जो दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे। और जो मैं प्राइसिंग रखूं यहां पर, जो मेरी प्राइसिंग पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ऐसी हो जो मार्केट को पेनिट्रेट करे, जो मार्केट को पेनिट्रेट करे। यानी मैं कुछ ऐसा ढूंढ के ले आऊं जो और किसी ने नहीं ढूंढा। सर ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ किताबों में होता है, एक्चुअल में ऐसा कहाँ होता है। एक्चुअल में मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं इसकी, तुम केएफसी की एग्जांपल उठाओ। केएफसी एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे एक नॉर्मल पैसों के अंदर आपको मील मिल जाता है। नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट के अंदर एक दो लोग आराम से वहां पे जो है वो खा सकते हैं। ऑफिस के लंच के लिए, शाम को जो है वो थोड़ी बहुत स्नैकिंग के लिए, या रात के प्रॉपर डिनर के लिए अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, केएफसी बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है। क्यों, वजह क्या बनती है। केएफसी ने आपको क्या किया, उन्होंने फोकस कर लिया एक चीज के ऊपर कि जी हमने चिकन के अंदर इस तरह से मास्टर करना है, ठीक है। और वो जिंगर ही बेचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उनका फोकस जिंगर पे होता है क्योंकि वही सबसे उनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। आए दिन वो कोई ना कोई चीज, माइटी जिंगर, फलाना जिंगर, जिंगर की डील लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिंगर में सबसे ज्यादा पैसे हमारे बचने हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन हमारा बचना है। लेकिन कभी आपको वेले की पार्किंग सर्विस केएफसी में नहीं मिलेगी। कभी भी आपको वहां के दरवाजे के ऊपर वॉचमैन नहीं मिलेगा। आप ऑर्डर देने खुद जाएंगे, अपना ऑर्डर कलेक्ट करने भी खुद जाएंगे। और वहां पर गालिबन कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि लोग खाने के बाद ट्रे भी खुद उठा के रख लेते हैं। पाकिस्तान में ये कल्चर कम है, ग्लोबली बहुत ज्यादा है कि आप अपनी ट्रे उठा के भी जो है वो खुद से रखते हैं। तो सारी कॉस्ट उन्होंने वहां पे बचा ली और अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दी। डिफ्रेंसिएशन क्या कर ली उन्होंने, कैंटिकी जो चिकन के अंदर एक कैटेगरी है, कैंटिकी फ्राइड चिकन, उसको उन्होंने जो है वो पिक कर लिया और कैंटिकी में उन्होंने मास्टर कर लिया। हेंस कंपटीशन खत्म। मुझे मैकडोनल्ड से ज्यादा रश केएफसी में नजर आता है। कराची पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर मुझे मैकडोनल्ड से ज्यादा केएफसी पे रश नजर आता है। ज्यादा लोग प्रेफर कर पाते हैं मैकडोनल्ड्स, अभी भी उनको थोड़ा कॉस्टली लगता है। ऑल्दो मैकडोनल्ड्स में भी ये सारी चीजें नहीं है, ये सब आपने खुद करना होता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइड है, प्रोडक्ट उनका थोड़ा सा और महंगा है। थोड़ी वो जो चीजें हैं, मामलात हैं, वो थोड़े से और कॉस्टली उनको जो है वो पड़ते हैं। तो इस सब चीज को अगर आप मद्देनजर रखें, या अगर मेरियट की बात करें, पीसी की बात करें, पॉयल कॉन्टिनेंटल वगैरह की, फाइन डाइन की बात करें, कोलाची की, कबाबजीज की बात करें, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। मोनाल की बात करें तो वो आपको महंगा पड़ेगा। वहाँ ये सारी सहूलतें होती हैं, वहाँ ये सारे फीचर्स होते हैं। तो वो डिफ्रेंसिएशन के एंगल के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। प्राइसिंग उनकी प्रीमियम है, उन्होंने बिल्कुल एक, कोलाची के बारे में आता है उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, मोनाल की सर्विस बहुत अच्छी है। जायके के ऊपर आप कर सकते हैं बात अपने हिसाब से, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है। अब देखो ये एक चीजें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आती हैं कि कंपटीशन के टाइम पे मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से यहाँ पे जो है वो कम्पीट करना है। एक डिवीजन मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं उसको चलाऊं या बंद कर दूं, ये चीज मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होती है। एक बिजनेस मैंने एक्वायर करना है, कितनी वैल्यू पे एक्वायर करूं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो भाई इस वैल्यूएशन को करने के टूल्स हैं जो मैं बीएफडी में सीख के आया हूँ। कंपटीशन में क्या करना है, ये टूल्स हैं, ये नॉलेज टूल है जो मैं एसपीएम में सीख के आया हूँ। इन कॉन्सेप्ट्स को उठा के मुझे सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करना है। अगर एक इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना है तो मुझे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स देखना है और दोनों एंगल्स को मिला के देखना है। क्या हम अपने सवालात को करते वक्त, जो हम सवालात प्रैक्टिस करते हैं, अब मैं गालिबन उन लोगों से मुखातिब हूं जिन्होंने बहुत ज्यादा सवालात प्रैक्टिस किए थे, मुझे बताएं जब आप सवालात की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या बाकायदा आप प्रॉपरली प्रॉपरली उसे सोल्यूशन से कंपेयर करते हैं। आप प्रॉपरली देखते हैं कि वो कौन सा एरिया बिजनेस का है जो यहाँ पे टेस्ट हुआ है, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है, कंपनी किस फेज से गुजर रही थी, हमने क्यों ये बात सजेस्ट की, एग्जामिनर क्यों ये कह रहा है, हम ये क्यों कह रहे हैं, इसका लिंक कौन से टॉपिक के साथ जाके बनता है, कौन सा मॉडल, कौन सी थियरी यहाँ पे अप्लाई होती है। क्या हम प्रैक्टिस करते वक्त इतना डेप्थ में जाते हैं। अब मेरा उनसे सवाल है जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है, क्या आपने कभी इतना डेप्थ में जाके सोचा। नहीं सर, अगर आप डेप्थ में जाके 10 12 15 सवाल भी कर लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी।
25-30 नंबर्स का सतही 25-30 क्वेश्चंस का सतही सॉल्यूशन लिखने से बेहतर है कि आप 12-15 क्वेश्चंस इन डेप्थ जाके एनालाइज करें कि भाई ये कंपनी एग्जैक्टली किस एनवायरनमेंट में काम कर रही थी, इसका एनवायरनमेंट कैसा था, इस एनवायरनमेंट में क्या क्या तरीके कार होते हैं इस पे कंपनी काम कर सकती है, ये कंपनी को क्या मसला दरपेश था, हमें क्यों बुलाया गया, हमारा यहाँ पे क्या काम है, हमें क्या रिकमेंड करना है। आपने कंपनी के फुट स्टेप्स में जाके सोचना होता है। अच्छा जी सर, एक साहब कहते हैं द मेन इशू आई फेस्ड कि मैं पेपर में बुक ज्यादा खोल रहा था, आई डोंट नो व्हाई, कैन यू प्लीज एड्रेस इट एज वेल। देखो, जब आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होता है ना, तो आप बहुत ज्यादा बुक को रेफर करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, यानी बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, वो परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहा होता है कि जी मैं परफेक्शनिस्ट हो जाऊं, मेरा आंसर सबसे अच्छा हो, उसे बार बार डाउट क्रिएट हो रहे होते हैं। मुझे एक बात बताओ यार, ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ, क्या परफेक्शन इसको कहते हैं कि मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाऊं और एक क्वेश्चन 100% कर लूं लेकिन मेरा ओवर टाइम हो जाए? क्या इसको परफेक्शन कहते हैं? या इसको परफेक्शन कहते हैं कि मैं मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करूं और यहां से पासिंग मार्क्स लेके निकल जाऊं? किसको परफेक्शन कहते हैं आपके लिहाज से? सर, मैक्सिमम पेपर आप अटेम्प्ट करके पासिंग नंबर लेके निकल जाएं। एग्जाम में हम कोई नई चीज सीखने नहीं जाते, जो आता है वो बताने जाते हैं। हमारे साथ मसला ये होता है कि हम वहां पे किताब इसलिए खोलते हैं क्योंकि हमें नई नई चीजें उसी वक्त एक्सप्लोर करने के लिए जहन में आ रही होती हैं कि यार इस केस में क्या करना चाहिए जी, फलाना पेज पे क्या लिखा हुआ था, अच्छा जरा इसको पढ़ते हैं, अच्छा जरा इसको सीखते हैं, इस पैराग्राफ में क्या है, ये वाला तो नहीं लग रहा। अरे भाई, जो पता है वो वहां रिप्रोड्यूस करना है, उसको यूज करके सिचुएशन में अप्लाई करके आपने आंसर देना है। नई नई चीजें उस वक्त एक्सप्लोर नहीं करनी है। जो नहीं आता, जो नहीं समझ में आ रहा, इसमें आप अटक रहे हो। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन आ गई और डिविडेंड वैल्यूएशन का फॉर्मूला वगैरह मैंने लिख दिया, लेकिन मुझे इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यार ये वैल्यू सही निकली है नहीं निकली है, इसको मैं कैसे अप्लाई करूँ, किस तरह लिंक करूँ। आप फॉर द टाइमिंग आगे बढ़ जाएं, कोई और सवाल अटेम्प्ट कर लें, कोई और क्वेश्चन, कोई और पार्ट अटेम्प्ट कर लें, फिर इसको रिविजिट कर लीजिएगा जब आपको जहन में आ जाए, याद आ जाए, चीज सही से हो जाए। तो हम वहां पर उन चीजों पे फोर्स कर रहे होते हैं अपने आप को जो हमें नहीं आ रही हैं। हालांकि हमें ढूंढने हैं 50 नंबर सही, हमें सही 50 नंबर ढूंढने हैं। और वो हमें किस की बेसिस पे मिलेंगे सर? जैसे हाईवे के ऊपर एक गाड़ी चलती है तो जितनी हेडलाइट की रोशनी होती है उतना आपको फायदा मिल रहा होता है, इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर जितने आपके फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स, जितने आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट्स, एथिक्स, ये चीजें जितनी आपकी अच्छी होंगी उतना आपके लिए जो है वो बेहतर होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और देखो एक और बात, मैं एग्जाम्पल बारहा दफा दे चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पहले मेरी क्लासेस ली हैं वो ये बात जानते होंगे। अब मेरे सामने मिसाल के तौर पे मैं एक जो है वो लेट्स से एक डॉक्टर हूँ और मेरे सामने एक पेशेंट आता है, कहता है जी सर जो है मेरा मसला ये है कि मुझे जो है वो ब्लड प्रेशर रहता है और मेरे ब्लड प्रेशर के अंदर इशू ये है कि ब्लड प्रेशर ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, डॉक्टर कहने लगा अच्छा चले आप बैठे, मैं आपको इलाज बताता हूँ। डॉक्टर उससे मेरा ठीक है आप मुझे इलाज बताएं। डॉक्टर ने बात इस तरह से शुरू की कि देखें ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये 1913 में डिस्कवर हुई थी और इसके जो है वो 4 वेरिएंट्स हैं। इन वेरिएंट्स के अंदर ये चीज़ जो है वो फॉल करती है, इस वेरिएंट से ऐसा हो जाता है, उससे वैसा हो जाता है, हमें हर किसी में इस तरह से। अरे भाई, पेशेंट बोलेगा भाई मेरी स्पेसिफिक बात करो ना, मुझे बताओ ना मुझे क्या करना है यहाँ पे। उसका तरीका क्या होता है? हम पेशेंट से पूछते भाई क्या खाता है, क्या रूटीन है, कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खुराक लेते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो। स्पेसिफिक 4 सवाल पूछे और हल बता दिया, जी आपका ये हल है, आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं करते जाएं, जो गलत कर रहे हैं उसको छोड़ दें। ये तरीका एक था आंसर देने का। हमारे सामने जब सिचुएशन आती है, अब मैं आखिरी अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, हमारे सामने जब सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो हमें पता होता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, यहां पे ऑल यू नो अप्रोच नहीं चलती। मुझे जो पता है मैंने लिखना शुरू कर दिया। अभी जैसे मैंने हाइपर कॉम्पिटेटिव का पूछा, कुछ लोगों ने कहा सर न्यू डेवलपमेंट, R&D करना शुरू कर दे, रिसर्च करना शुरू कर दे। अरे भाई, एक आदमी को ऑलरेडी इतना कंपटीशन फेस हो रहा है, पहले ये तो देखो उसके पास फंड्स हैं या नहीं, उसके पास पैसे हैं, क्या वो स्पेयर कर सकता है नए प्रोडक्ट के ऊपर, वो एग्जैक्टली किस वजह से फंस रहा है, वो जिस प्रोडक्ट में है क्या वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या उसमें डिफ्रेंसिएशन आ सकती है, क्या वो एक कमोडिटाइज प्रोडक्ट है कि सब एक जैसा बेच रहे हैं,
या आपको जो है वो कुछ नया बनाने का वहां मौका मिल सकता है। अब आज अगर सऊदीया बोलेगी जी क्रूड ऑयल में बहुत कंपटीशन है, तो हम उससे ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम क्रूड ऑयल का कोई नया वेरिएंट ढूंढ के लाओ। जो उसके पास निकलता है वो निकलता है, ज्यादा से ज्यादा वो प्राइसिंग पे खेल लेगा, वो प्राइस कम कर लेगा। जैसे जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी, रशिया ने ऑयल की प्राइस कम कर दी, यूरोप मजबूर हो गया लेने के लिए कि ठीक है यार अब लेना पड़ेगा, और उसने बोला इसी पैसों से मैं यूक्रेन पे जो है वो बम मारूंगा, उसको जो है वो थ्रेटन करूंगा इन्हीं पैसों से। रोजाना का $1 अरब गिरता है, $2 अरब गिरते हैं उसके पास ऑयल और गैस की मद में। तो कहने का मकसद हमें उस सिचुएशन को समझना होगा, उस पर्टिकुलर केस को समझना होगा, और फिर उस केस के कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना होगा। जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, अंडरस्टैंडिंग से आपका कॉन्टेक्स्ट डेवलप होता है, और कॉन्टेक्स्ट से फिर आप लिंक करते हो, और लिंक करके आप आंसर देते हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपनी की सिचुएशन आई, मैंने उसको समझा, कंपनी क्या चाह रही है, किस मसले में है, क्या प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट में मुझसे क्या मांगा है, और फिर मैं अपना आंसर दूंगा। और मैं अपना आंसर देता हूं एज ए रिकमेंडेशन। यहाँ पे आपको कभी कभी रिकमेंडेशन देनी होती है, कभी कभी आपको मसले को सिर्फ एनालाइज करना होता है, या जिसको आप कहते हो इवेल्युएट करना होता है। कभी कभी आपको चीजें सिर्फ लिस्ट डाउन करनी होती हैं। कभी कभी आपके पास जो है वो सिचुएशन आती है जिसमें आपको डिस्कस करना होता है। डिस्कस में आप दोनों एंगल डिस्कस करते हैं, प्रोज क्या है यहाँ पर और कॉन्स क्या है यहाँ पे। ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कशन में आती हैं, कॉन्टेक्स्ट से लिंक बनता है, लिंक से आंसर बनता है। हम मसला ये है कि जिस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं ना, एक तो प्रैक्टिस करने में गलती ये होती है कि आप रीडिंग करके छोड़ देते हैं सोल्यूशन को। भाई रीड नहीं करना, प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आप अच्छी तरीके से उसको रीड करें, स्किम करें, अपनी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। बेशक शुरू के 2-4 सवालों में टाइम बाउंड प्रैक्टिस ना करो, मसला नहीं है, लेकिन आगे जाके टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझना है। इन रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, हमें करना है क्या यहाँ पर। फिर जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी, उस नॉलेज से आपने उसको लिंक क्रिएट करना है कि जी ये कहां से आया, इसका आंसर क्या हो सकता है, और लिंक करने के बाद फिर आपने अपना आंसर ड्राफ्ट करना है, और प्रॉपरली ड्राफ्ट करना है। वंस आप इसको ड्राफ्ट कर लें, ड्राफ्ट करने के बाद इसको कंपेयर करें। कंपेयर करें किसके साथ, सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ, जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, या एट द सेम टाइम आपके पास सजेस्टेड फॉर्म में मौजूद है। इसको कंपेयर करें मार्किंग प्लान के साथ। क्या कोई चीज आप ओवरडू तो नहीं कर रहे, क्या कोई चीज आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं कर रहे, क्या कोई चीज आप जरूरत से कम तो नहीं कर रहे। मार्किंग प्लान के साथ साथ अगर उस एग्जामिनर के कमेंट्स अवेलेबल हैं, उन एग्जामिनर कमेंट्स के साथ कि जिसने पूछा था वो क्या चाह रहा था और हमने क्या लिखा। भाई अगर आप इतनी कंसंट्रेशन के साथ, इतनी डिटेल्ड वर्किंग के साथ 15-20 सवाल कर लेते हैं, आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपको सिचुएशन को अप्रोच कैसे करना है, किस तरह अप्रोच करना है। मेरा यकीन जानो, तुमने बीएफडी एसपीएम पास कर लिया है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं, तुम्हें चीजें आती हैं, तुम्हें अपने आप पे बिलीव करने की जरूरत है। तुम्हें केस को केस की तरह हैंडल करने की जरूरत है, उसको थ्योरी की तरह जवाब मत दो, उसको केस स्टडी की तरह जवाब दो। ये आई आपको बड़ा लेट रियलाइज हुआ, लेकिन हो गया है। अब जो बीएफडी और एसपीएम के आप सवाल देखें लास्ट 2 अटेम्प्ट से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक कॉन्सेप्चुअल पेपर दे रहे हैं, आप वो केस स्टडी पेपर हो चुका है। 20-20, 22-22 नंबर का प्रॉपर केस आता है, हम उस केस को सॉल्व करते हैं, उसमें एनालाइज भी करते हैं चीजें, रिकमेंड भी करते हैं, सवालों के जवाब भी होते हैं, कैलकुलेशंस भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं। हमने इतनी डिटेल्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है, इतनी डिटेल्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो हम अपनी कॉन्सेप्चुअल चीजों को रिवाइज कर लें, हमारी पुरानी जितनी चीजें हैं उसका हम रिवाइज कर लें, रिविजन कर लें, प्रॉपरली अपना सारा माइंड जो है वो स्टैब्लिश कर लें कि क्या क्या चीजें होती। फिर सिचुएशंस को उठाएं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। और एक और बात देखो, आपका जो पेपर होता है ना जिसपे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये कुछ इस तरह का नजर आता है। यहाँ पे होती है डबल मार्जिन, ठीक है, इधर होता है वाइट स्पेस। यहाँ पर जितनी भी तुमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे तुमने ड्राफ्टिंग की, ठीक है, ये ड्राफ्टिंग तुम्हारी कंप्लीट हो गई, अब तुम कंपेयर कर रहे हो। जब तुम कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर तुम्हें अपनी गलतियां, मिस्टेक्स यहाँ पता चलेंगी, मिस्टेक्स पता चलेंगी। तुमने इन मिस्टेक्स को यहाँ लिख लेना है, इस वाइट हिस्से में, राइट ऑल मिस्टेक्स ओवर हियर। हमारा मसला ये है कि हम अपनी गलतियों को लिखते नहीं है, और बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलतियां कर क्या रहे थे एग्जैक्टली। मैंने अपने सीए के हर एग्जाम में थ्रू आउट, कोई भी एग्जाम आप ले लो, हर एग्जाम में थ्रू आउट इस वाइट स्पेस में चीजें लिखी हैं,
और एग्जाम से 1-2 दिन पहले सारे पन्नों के ऊपर जहां जहां जो जो गलतियां लिखी हुई थी वो मैंने दोहराई कि यार ये गलतियां मेरे पास जो है वो हुई हैं, इनको मैंने एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में नई गलती करनी है, पुरानी कोई नहीं करनी है। जैसे फाइनल अकाउंट्स में हमेशा मुझसे ये गलती होती थी कि मैं एडजस्टमेंट का एक लेग पोस्ट करता था, दूसरा नहीं पोस्ट करता था, हमेशा भूल जाता था, हमेशा। रिजल्ट क्या, मेरी बैलेंस शीट कभी टाई ना हो, क्योंकि सारे डेबिट पोस्ट करोगे, क्रेडिट पोस्ट नहीं करोगे तो बैलेंस शीट टाई नहीं होगी, गलती निकल के आएगी। और आती थी। मैंने ये व्हाइट स्पेस पे लिखना शुरू किया कि मुझसे गलती हो कहाँ रही है। मैं एग्जैक्टली दूसरा लेग कब भूल जाता हूँ, तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि मैं प्रोविजन वाली एंट्रीज में हमेशा दूसरा लेग भूल जाता हूँ। डिप्रिसिएशन लूंगा, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री डालना भूल जाऊंगा। फिर मैं जो है वो इसी तरीके से बैड डेट्स का एक्सपेंस सही ले लेता था, प्रोविजन में वो नंबर डालना भूल जाता था, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आपकी गलतियां आइडेंटिफाई होती हैं और आप एग्जाम से पहले इन सबको रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के बाद आप चीज़ को स्टैब्लिश करते हैं कि यार मेरी गलती हुई कहाँ पे, कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, एग्जाम में मुझे ये नहीं करना। आपको एग्जाम में बाकायदा याद आएगा कि यार मैंने इस पॉइंट पे ये वाली गलती की थी, मुझे यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस चीज को यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको बाकायदा तौर पे ये चीज याद आएगी। तो अगर इतनी डिटेल्ड तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे क्या रिक्वायर्ड है, लिंक करेंगे। और देखो सुनने में कितना सारा लगता है, इट सीम्स अ लॉट, बहुत सारा लगता है कि यार इतना सब मैं कब कर लूंगा। भाई ये 1 2 3 सवाल मुश्किल लगेंगे, जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ना शुरू होंगे, चौथा पांचवा छठा सातवां 10वां सवाल आपका आना शुरू होगा, आप रिदम में आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, आपका रिदम बढ़ने लगेगा, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। एक तो रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, रीड करके सिनेरियो को स्किम कैसे करना है, उसके अंदर से सही गलत क्या है वो स्किम आउट कैसे करना है, एक शॉर्ट समरी जहन में कैसे बिठानी है, ये सारी चीजें ऑटो पे चली जाएंगी। और आपको खुद ब खुद ये चीजें रियलाइज होना शुरू होंगी कि सवाल को अप्रोच करना कैसे। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। आपकी टोटल अप्रोच होती क्या है उस क्वेश्चन को लेकर, पूरी अप्रोच क्या होती है, किस तरीके से आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। अब आए हम क्वेश्चन स्पेसिफिक देखते हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। यहां तक किसी का कोई सवाल है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? कोई ऐसी चीज जो आप लोग पूछना चाहें, जिस तरह अभी किसी ने पूछा था कि सर मैं बुक बार बार खोलता हूं, मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की। चलें अब आए हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक कंपनी के केस था, इस्लामाबाद कोरियर लिमिटेड, सही है। ये कंपनी इस्लामाबाद में ऑपरेट करती थी, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 41 लाख है, 4.1 मिलियन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास इस अपेंडिक्स में इन्होंने पॉपुलेशन जो है वो बताई हुई है, 4.1 मिलियन लोग, ठीक है। कंपनी क्या करती है जी, कंपनी कोरियर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। ट्रेडिशनली फैमिली ओन्ड कोरियर बिजनेस है, काफ़ी सारी बाइक्स इनकी चलती हैं। और ये जो ड्राइवर्स होते हैं, इनके ड्राइवर्स के लिए क्या करते हैं, इनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। ये तकरीबन 100 कोरियर्स डेली बेसिस पर 100 लोगों को, जो राइडर्स होते हैं उनको हायर कर लेते हैं ऑन अ फ्रीलांस बेसिस। ऑन अ फ्रीलांस बेसिस वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। जितनी राइड्स वो करते हैं उन्हें उसके पैसे मिलते हैं, दे आर पेड अ फिक्स्ड फी फॉर ईच डिलीवरी। जितनी डिलीवरी वो करेंगे उन्हें पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दे डिलीवर विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स रिक्वायर्ड बाय द टीयर, वरना फिर उनके पैसे जो है वो थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, थोड़े पैसे कम हो जाएंगे अगर वो टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तो, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर सिचुएशन क्या है कि भाई यहाँ पे बाइक्स भी इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल स्कूटर्स भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग अपनी कार्स और वैन्स भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज्यादा कंपनी इस चीज के बारे में सोच रही है कि यार हम एक्सपैंड कैसे करें। 2 3 इश्यूज थे इस सवाल के अंदर। पहला सवाल ये था कि भाई कंपनी एक्सपैंड किस तरह से करे। कंपनी चाह रही थी कि हम अपने आप को रीब्रांड करें। रीब्रांड इस तरह से करें कि हमारे लोगों की जो बाइक्स हों उन पे हमारा लेबल लगा हुआ हो। ये देखें यहाँ एक्सपेंशन के अपेंडिक्स में इन्होंने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सोचा था कि हम जो है वो नई बाइक्स परचेज करेंगे, ये रहा। 150 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नए परचेज करेंगे, उनके चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की स्कूटर तकरीबन पड़ रही है। उनके ऊपर स्टिकर्स लगाएंगे, डेकल्स का मतलब जो स्टिकर्स होता है, स्टिकर्स लगाएंगे कंपनी के नाम के। और हम यहाँ पे तकरीबन हार्डवेयर में भी और ऐप डेवलपमेंट में भी जो है वो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐप क्यों डेवलप करनी है? ऐप इसलिए डेवलप करनी है ताकि हमारे ब्रांड की ऑनलाइन प्रमोशन हो, लोग अपने ऑर्डर्स को ऑनलाइन ट्रैक कर लें, और अगर किसी को बुकिंग डालनी है, कुछ पार्सल वगैरह पिक करवाना है, तो वो ऑनलाइन वहां पे सारी चीजें जो है वो करवा लें, सारी चीजें हमारे पास जो है वो ऑनलाइन करवा लें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, ये तो पहली बात एक्सपेंशन की हो गई कि कंपनी को एक्सपेंशन करनी है, अपने आप को रीब्रांड करना है।
दूसरा मसला है कंपनी के ऊपर कंट्रोवर्शियल इशू ये चल रहा है कि भाई जो राइडर्स हैं उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे जो है वो हायर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? इस अपेंडिक्स के अंदर हमें इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये अपेंडिक्स के अंदर उन्होंने हमें यहाँ बताया हुआ है गिग इकोनॉमी के अंदर। इसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई एम्प्लॉई को फिर भी थोड़ा सा ये फायदा होता है, ये सूरत हाल होती है एम्प्लॉय की कि उसका प्रोविडेंट फंड हो जाता है, उसके उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं, उसके बोनसेस हो जाते हैं। यहाँ मसला ये है कि आदमी जितना काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे, नहीं काम करेगा नहीं मिलेंगे। कभी कभी अपने कर्जों को पूरा करने के लिए या अपनी घर की नीड्स को पूरा करने के लिए इन्हें 4-4 6-6 दिन अनथक काम करना होता है, बहुत ज्यादा काम करना होता है। जैसे एक बंदे का स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने बताया, that meant four days without pay and I had to buy a new bike. My debt has been spiraling ever since. पहले पहले तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम अपने खुद के बॉस हैं, जब चाहेंगे काम करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे। लेकिन बाद में I couldn't pay my rent, so I asked for more work which they gave me, but instead on a lower rate in appreciation of the volume, कि हम आपको ज्यादा काम दे रहे हैं तो आप प्राइस कम चार्ज करो। I was working all hours and got so tired. I hit the curb one day and fell off my bike. Luckily, it wasn't hurt too badly, but my bike was ruined. यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं इनका कोई गारंटीड वर्क नहीं होता। इन्हें 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है अपने काम के लिए। नहीं रहेंगे तो निकाले जाएंगे काम से, मतलब उन्हें वर्क नहीं मिलेगा, किसी और को दे देंगे। तो गिग इकोनॉमी में ना आपने प्रोविडेंट फंड देना है, ना आपने जो है वो दूसरी इस तरह की चीजें खर्च करनी है। बस आपने जो है वो बेसिकली बंदों को हायर करना है, और हायर करके जो है वो जितना समझ में आ रहा है पैसे दे देने, नहीं समझ में आ रहा नहीं देने, ठीक है। तो ये बहरहाल सिचुएशन यहाँ पे जो है वो कंपनी की बताई हुई थी। फिर एक चीज और हमारे पास मौजूद थी, वो ये था कि भाई इन्होंने पूरी कोरियर सर्विसेज की मार्केट के बारे में बताया था कि तकरीबन 41 लाख लोगों की ये जगह है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरनल ट्रांसपोर्ट लिंक्स है, इंटरसिटी ट्रैवल है, ये सब चीजें यहाँ पे जो है वो मौजूद है। Couriers deliver documents in small parcels, usually offering a quick and efficient service. इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि भाई बहुत सारी कंपनी जैसे DHL और FedEx ये इंटरनेशनल में कर रही हैं, लेपर्ड और MNP ये जो है वो लोकल में कर रही हैं। TCS का नाम नहीं लिया हुआ इन्होंने यहाँ पे बहरहाल। और फिर इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि यार पाकिस्तान पोस्ट भी कुछ हद तक कर रही है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो एक दिन बाद डिलीवर करती है, विद इन इस्लामाबाद द फॉलोइंग डे। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 घंटे के अंदर आपको वो चीज जो है वो प्रोवाइड करके देंगे। यहाँ आपने जो है वो हमारे सामने चीज रखी, हम आपके सामने 2 घंटे के अंदर जो है वो हाजिर हो जाएंगे और आपको वो चीज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है। अब जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने पूरा सिचुएशन पढ़ी, मुझे समझ आ गया हाँ भाई कंपनी किस स्टेज से गुजर रही है, क्या कंपनी की मोटी मोटी चीजें हैं। अब देखो पहला अपेंडिक्स, इवैल्यूएट the competitiveness of the Korean industry in Islamabad using 5 forces. सर 5 forces इसने बता दिया है तो अब हम 5 forces से ही करेंगे, नहीं बताता तो हमारी मर्जी थी, हम कंपटीशन को जैसे चाहे एनालाइज करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर सर यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाती हैं? यहाँ पे आ जाता है कि भाई हमारे न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट कितना है, ठीक है। बार्गेनिंग पावर आ जाती है सप्लायर्स की, ठीक है, कस्टमर्स की। हमारे यहाँ पे जो है वो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, कि कितना जल्दी कोई आके हमारे प्रोडक्ट को जो है वो सब्सटीट्यूट कर देगा। हमारे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, नए एंट्रेंट्स यहाँ पे जो है वो कैसे आ रहे हैं, प्लस जो राइवलरी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे जो है वो क्या है, राइवलरी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या है। सर इस अपेंडिक्स को आप उठाएं, आपका पूरा आंसर मोर और लेस इस अपेंडिक्स 1 से बन सकता था। यहाँ से पूरा आंसर आपका यहाँ पे 5 फोर्सेस का स्टैब्लिश हो सकता था कि जी कौन कौन से ऐसे कंपटीशन के फैक्टर्स हैं। अब देखो सबसे पहली बात, बहुत ज्यादा लो पॉपुलेशन, बहुत कम लोग, तो वैसे ही आपकी मार्केट जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई। कराची में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी मार्केट है, बहुत सारी इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है। इस्लामाबाद में इतनी नहीं है, 41 लाख लोग हैं, यहाँ 4 करोड़ तो लोग हैं खाली कराची के अंदर। फिर उसके बाद कोरियर को डिलीवर करने के लिए DHL भी है, तो जी फेडेक्स भी है, तो जी लेपर्ड भी है, तो जी MNP भी है, जी पाकिस्तान पोस्ट भी है। कस्टमर तो आपका बार्गेनिंग पावर में आ सकता है, इंटरनेशनल में भी उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास लोकल में भी ऑप्शंस हैं। फिर आपकी ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन भी हो सकती है। देखो देयर आर अ स्मॉल नंबर ऑफ एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन रिव्यू हब्स that many customers used to procure their courier services. Although repeat customers often stick with a trusted reliable service that they have used before. यानी यहाँ पे सर आपकी ब्रांडिंग का पावर है।
एक दफा आपने अगर अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया और अपनी सर्विस अच्छी दे दी तो कस्टमर आपके साथ क्या हो जाता है, कस्टमर आपके साथ स्टिक हो जाता है। यानी जो बार्गेनिंग पावर है वो कस्टमर के पास है जरूर, लेकिन एक दफा अगर आप उसको समझ में आ गए तो फिर वो आपसे लॉयल रहता है। रिपीट सेल्स आती हैं आपके पास, वो हर बार आपकी कोरियर सर्विस को यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। फिर आपकी इंटरसिटी ट्रैवल वो बहुत आसान है, कोई इतने हिकअप्स नहीं है, इस धंधे के अंदर घुसना इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी आके कोरियर सर्विस जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ पे आपको कॉम्पीट करने के लिए डिफ्रेंसिएशन भी लेके आनी पड़ेगी कि आप कुछ ऐसा यूनिक यहाँ पे प्रोवाइड करें, ठीक है। और यूनिक प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको थोड़ी सी अपनी प्राइसिंग भी ऐसी रखनी पड़ेगी कि लोगों के लिए वो वारा खाए, लोगों को समझ में आए कि हाँ ठीक है यार, इस प्राइस के ऊपर हम चीज को कर सकते थे। तो ये जो पहला सवाल था हमारे यहाँ पे, वो इस पूरे उससे कंपटीशन का पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते थे, नए एंट्रेंस का भी, राइवलरी का भी, इन सारी चीजों का। इसके लिए कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई थी। अब जब मैं सवाल क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा कमिंग बैच के अंदर, तो मैं बहुत डिटेल में इसका आंसर करवाऊंगा कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे लिख सकते थे, क्या क्या चीजें यहाँ पे आ सकती थी। आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? बिल्कुल वजीह, आप इसको हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि भाई बताओ हमें क्या करना चाहिए, वो ये नहीं कह रहा आपसे। वो ये कह रहा है कि यार आप कंपेटिटिवनेस पे कमेंट कर दो। कंपेटिटिवनेस का मतलब ये है कि कंपटीशन कैसा है, किस तरह का कंपटीशन। आपने कंपटीशन पे कमेंट करना है, किस चीज के ऊपर, कोरियर इंडस्ट्री के ऊपर। वो कंपनी के बारे में मांग भी नहीं रहा, वो कोरियर इंडस्ट्री के बारे में मांग रहा है। हमें कंपनी की कोई रिकमेंडेशन नहीं देनी। अगर हम यहाँ रिकमेंडेशन देंगे तो हम अपना वक्त जाया करेंगे, हम अपने अल्फाज जाया करेंगे, अपना टाइम जाया करेंगे। हमें कंपनी की बात ही नहीं करनी, हमें कोरियर इंडस्ट्री बतानी है कितनी कंपेटिटिव है, कितनी ज्यादा कंपेटिटिव है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे कहता है नंबर डी, देखो पार्ट डी। पार्ट डी में क्या कहता है? पार्ट डी में कहता है असेस द ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग एन ऑनलाइन ब्रांड एंड रेकमेंड विच ऑप्शन आईसीएल शुड परस्यू। हमारे पास कौन सी ऑप्शंस हैं अपने ऑनलाइन ब्रांड को स्टैब्लिश करने के, ठीक है। ये वो चीज है जो बिल्कुल छपी छपाई एसपीएम की किताब के अंदर लिखी हुई है, ई ब्रांडिंग के एरिया के अंदर, जहां पे हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी जब एक दफा ब्रांडिंग अपनी करना चाहती है, उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आना चाहती है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, असेस द ऑप्शंस फॉर डेवलपिंग एन ऑनलाइन ब्रांड एंड रेकमेंड विच ऑप्शन आईसीएल शुड परस्यू। यहां उसने तुमसे रिकमेंडेशन नहीं मांगी थी, इधर सिर्फ कंपटीशन की बात करनी थी, वो भी कोरियर इंडस्ट्री की। यहां तुमसे वो रिकमेंडेशन मांग रहा है, कह रहे बताओ कि कौन सी स्ट्रैटेजी हमें यहाँ परस्यू करनी चाहिए। बताएं भाई, जो लोग एग्जाम दे के आए, क्या लिखा था आप लोगों ने यहाँ पर, क्या ऑप्शन थे कंपनी के पास और आप क्या लिख कर आए? चार सजेशन दिए देखो इन्होंने यहाँ पे, ट्रेडिशनल ब्रांड, अडेप्टिव ट्रेडिशनल ब्रांड, को ब्रांड, कंप्लीटली न्यू ब्रांड। और इन्हें क्या करना है, इन्हें अपना ब्रांड ऑनलाइन स्टैब्लिश करना है, ऑनलाइन स्टैब्लिश करना है। हाँ जी, क्या आया था जहन में, क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? कोई शेयर करेगा अपना आंसर? शर्जील कहते हैं सर आई हैव अ क्वेरी अनरिलेटेड टू द करंट क्वेश्चन, हाउ टू कैटर टू द कंप्यूटर बेस। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, कंप्यूटर बेस पे भी हम बात करेंगे, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। अभी हम थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या गलतियां होती हैं। हाँ जी, क्या लिख कर आए आप लोग, कोई आंसर अपना शेयर करना चाहेगा? इन पार्ट ए शुड वी ओनली राइट अबाउट competitiveness rivalry, discouraged co-branding, not other forces। मुझे एक बात बताओ, क्या उसने ऊपर तुम्हें ये बताया था कि लोग वेबसाइट्स पर आके प्राइसेस को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके सिलेक्ट करते हैं कौन सी कोरियर पे जाना चाहिए? ये बताई हुई है उसने लाइन ऊपर हमारे पास। यहाँ पर देखो एक लाइन उसने बताई हुई थी ना, कि लोग आके जो है वो कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि किसके प्राइसेस कम है, उस कोरियर सर्विस को उठा लेते हैं। ये देखें, स्टैब्लिश। आई एम सॉरी, शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों को आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू?
ऑलराइट। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने एक जगह पे हमें एक बात बताई थी कि भाई लोग जो है वो आके ऑनलाइन कंपैरिजन करते हैं। मुझे बताओ, ये सस्ता टिकट टाइप की चीज नहीं लग रही? सस्ता टिकट या इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे आके आप क्या करते हैं? आप यहाँ पर आके प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जिसकी सबसे सस्ती टिकट आ रही होती है उसको ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसा ही है। मुझे बताओ, अगर मैं को ब्रांडिंग करता हूँ, यानी किसी के साथ जाता हूँ और किसी स्टैब्लिश्ड ऑनलाइन ब्रांड के साथ पार्टनर करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो क्या वो ये वेबसाइट्स नहीं हो सकती जहां पे मैं अपना रेफरल प्रोग्राम चला सकता हूँ? मेरे रेफरल के या डिस्काउंट के प्रोग्राम्स चल सकते हैं ऑनलाइन पर्सपेक्टिव में इस तरीके की रिव्यू साइट्स के ऊपर। बाकायदा ये काम तो हमारी सीए की इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप रिव्यू मांगने जाए, बाद में पता चलता है जी वो तो इदारे के साथ रेफरल प्रोग्राम पे थे, आपको तो उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि जी फला जगह से पढ़ लें, लेकिन उनका रेफरल उसमें अटैच हुआ हुआ था। ये बहुत सारी जगहों पे जो है वो इस तरह के रेफरल और डिस्काउंट के प्रोग्राम्स होते हैं। अडेप्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड की कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल। पहले प्रिंटेड फॉर्म में बीबीसी आता था, अब आ गया जी बीबीसी ऑनलाइन। ये बीबीसी ऑनलाइन क्या है? पूरा बाकायदा आपका यहाँ पे जो है वो एक प्रॉपर सेपरेट उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है, लेकिन मिलता जुलता ब्रांड बनाया है, अडेप्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड है। सर ये वाली चीज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि आप करंट ब्रांड को ही ऑनलाइन प्रमोट करो और ऐसे ही जैसे वो खड़ा हुआ है, सेम लोगो एडवर्टाइजिंग स्लोगन, नहीं, ये तो समझ में नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा आप अपने लोगों को चेंज करके, थोड़े से अपने स्लोगन को चेंज करके कि स्टिल रिकग्नाइजेबल हो, पीपल कैन कनेक्ट, स्टिल दे कैन कनेक्ट, आप जो है वो इस चीज को लॉन्च कर दें, बिल्कुल कर दें। और को ब्रांडिंग से क्या होगा? आपके रेफरल और डिस्काउंट के प्रोग्राम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। और कंप्लीटली न्यू ब्रांड करने जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगेगी, प्लस टाइम भी बहुत लगेगा। और ये वहां पर होता है जहां पे ब्रांड बदनाम हो चुका हो, तो आप ऑनलाइन एक नई प्रेजेंस लेके आते हैं, नई प्रेजेंस वहां पे जो है वो लेके आते हैं। तो आपने फायदा को ब्रांडिंग का बताया, अडेप्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड का बताया, इधर आपने नुकसान बताया। जैसे ऑनलाइन में कुछ तो अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड मार्केटिंग हो सकती है, बंदे को उसके हिसाब से ऐड दिखाया जा सकता है। तो आप चाहें आप थोड़ा सा रीब्रांड कर सकते हैं अपने आप को। इसकी एग्जांपल बीबीसी वर्सेस बीबीसी ऑनलाइन की मैंने तुम्हें बताई, बेशक पेपर में ना लिखो, लेकिन वैसे अगर आप देखने जाएं तो थोड़ा सा अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांड को रिफर्ब करके, रिफर्बिश करके आप लेके आ सकते हैं। लोग स्टिल कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में हो जाएगा आपके पास। इधर आपके रेफरल और डिस्काउंट प्रोग्राम चल सकते थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आपने डिस्कस किया, डिस्कस करके कंक्लूजन दे दिया, डिस्कस करके आपने जो है वो कंक्लूजन दे दिया, सही। तो इस तरीके से बहरहाल आपके पास ये तीन चार चीजें यहाँ पे जो है वो सवाल के अंदर जो है वो आ सकती थी। फिर अगर आप आगे बढ़ जाएं यहाँ पर इन इन रिकमेंडेशंस और जस्टिफिकेशंस के अंदर, whether debt or equity should be used to fund the expansion plan। अब आप डेट और इक्विटी का अपेंडिक्स आपके पास पूरा दिया हुआ है, ये एक्सपेंशन प्लान है। कंपनी को कितना डेट और इक्विटी, यहाँ पे कंपनी को टोटल कितना अमाउंट रेज करना है? फहीम कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू द रेस्ट ऑफ द पीपल? चलें, अब आवाज बेहतर हो गई, ठीक है। सर यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्हें तकरीबन 150 स्कूटर्स लेने थे, जिसके पैसे बन रहे थे 1,50,000 प्लस 15,000, ठीक है। तकरीबन 1,65,000, 15,000 जो है वो स्टिकर के और 1,50,000 स्कूटर के, ठीक है। तो मैं 1,65,000 को मल्टीप्लाई बाई 150 करता हूँ, ये मेरा बनता है तकरीबन 24.75 मिलियन, ठीक है, 24.75 मिलियन। इसके बाद अगर हम एट द सेम टाइम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सर 0.85 मिलियन की आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, और 10 मिलियन की यहाँ पे आपकी एक और इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ये कुल मिला के टोटल कितना हो जाता है? 24.75 प्लस 0.85 प्लस 10 मिलियन। ये सर कुल मिला के मेरी 35.6 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन जाती है, जो मुझे यहाँ पे फाइनेंस करनी पड़ेगी। सर जो ऑलरेडी मेरा लोन है वो कितना है? सर ऑलरेडी जो मेरा लोन इस वक्त कंपनी ने लिया हुआ है वो है 11 मिलियन का, ठीक है। तो 11 मिलियन आप ये भी ऐड कर दें और टोटल निकाल लें। सर ये बन जाता है 46.5
6 मिलियन, 46.6 मिलियन यहाँ पे हमारा अमाउंट बन जाता है। अच्छा, इसने हमें सिचुएशन बता दी, फिर बोला ये हमारी करंट सिचुएशन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जो है वो रिसेंट 1 मिलियन का है, लोन रिपेबल है जून 2016 पे, देयरफॉर अटैचिंग द लोन स्काइबोर प्लस 6% वेरिएबल रेट है, काइबोर करंटली स्टैंड एट 9.75, तो 9.75 प्लस में 6 कर लूं, गालिबन मेरा 15.75 का अभी लोन का ये रेट चल रहा है, ठीक है। द लोन कंटेन्स अ कोवेनेंट टू लिमिट ओवरऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग टू 75%। सर मैं 75% कर सकता हूं अपनी गियरिंग को जब मैं डेट इक्विटी मिला के देखता हूं बाय बुक वैल्यूज, ये लोन की कंडीशन है, तो क्या लोन की कंडीशन के हिसाब से मैं कुछ कर सकता हूं यहाँ पे? तो मैंने क्या किया, मैंने इक्विटी को ऐड कर दिया, एक और 12.9, 13.9 मेरी इक्विटी है, ये मैक्सिमम 25% हो सकती है ऑफ द होल स्ट्रक्चर। अगर मैं 13.9 को डिवाइड बाय 0.25 करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 0.75 करता हूं, तो मैक्सिमम डेट मेरा कितना हो सकता है सर? मल्टीप्लाई बाय 0.75, मैक्सिमम डेट मेरा यहां हो सकता है 41.7 मिलियन। तो बाय बुक वैल्यूज अगर आप देखें तो बुक वैल्यू के टर्म्स में तो थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे जो है वो हमें ब्रीच होती हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी कंडीशन ब्रीच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोवेनेंट में कहा है to limit overall long term borrowing to 75% of long term debt and equity by book values। सर अब अगर मैं यहाँ पे 46.6 मिलियन का लोन ले लूंगा और फिर उसको इस तरह से कुछ 46.6 प्लस 13.9 इस तरीके से डिवाइड करूंगा, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? 46.6 प्लस 13.9, ये सर यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, 77% हमारा डेट यहाँ निकल जाएगा। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करनी थी। फिर इसने बताया कि भाई जो एवरेज गियरिंग इंडस्ट्री में चल रही है वो कितनी चल रही है, वो 65% चल रही है यूजिंग मार्केट वैल्यूज। तो हम कैसे अपनी मार्केट वैल्यू पता लगाएंगे? देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे यहाँ पे 1 मिलियन है, अगर पी रेशो की अंडरस्टैंडिंग है तो पी रेशो 20 टाइम्स इसने दिया हुआ है, 1 मिलियन को तुम मल्टीप्लाई करो 20 से, तो ये 20 मिलियन की तुम्हारी यहाँ पर इक्विटी बन जाती है, 20 मिलियन की तुम्हारी यहाँ पे इक्विटी बन जाती है। और अगर इंडस्ट्री के लिहाज से चलते हो 65% यूजिंग मार्केट वैल्यूज, तो फिर तुम 20 को डिवाइड करो 0.35 से और मल्टीप्लाई करो 0.65 से, 20 डिवाइड बाय 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.65, ये बन जाता है कोई 37.14 का तुम्हारा ये लोन का स्ट्रक्चर, लोन का अमाउंट, ठीक है भाई। हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि देखो उसने यहाँ पे कोवेनेंट लगाया हुआ है कि तुम्हारा जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये 75% तक जो है वो हद होनी चाहिए। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या ये लोन नहीं आता? सर बिल्कुल ये वाला लोन भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, इसकी रीपेमेंट हो जाती है, अगर रीपेमेंट के बाद सोच रहे हो कि रीपेमेंट हो गई, रीपेमेंट के लिए हमारे पास कैश मौजूद है, हम रीपे कर लेंगे, रीपेमेंट के बाद अगर हम देखते हैं तो फिर सर हम ये मार्केट वैल्यू वाली चीज इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर नॉर्म क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली चीज हमें नजर आती है वो नजर आती है कि इक्विटी और इक्विटी के साथ इन दोनों के डेट का हम मिक्सचर यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक अपेंडिक्स को यूज करके हमने पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे जो है वो आंसर कर लिया। फिर इसी तरीके से ये जो गिग वाला स्ट्रक्चर है सारा, जो इन्होंने ये रिसर्च बताई हुई है कि जी लोगों के साथ बुरा हो रहा है, इन्हें पैसे नहीं मिल रहे, ये इस्तेमाल हो सकता था यहाँ पे हमारे पास इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये वाली रिक्वायरमेंट के लिए, एथिकल इश्यूज सराउंडिंग द कोरियर्स स्टेटस, ठीक है। ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते थे कि भाई जब आप उन्हें पूरा पूरा दिन एम्प्लॉय करके रखा हुआ है तो उन्हें फ्रीलांसर का टाइटल क्यों दिया है? क्योंकि होता ये है कि जब आप फ्रीलांसर्स की बात करते हैं तो ये आ जाता है सर्विस के एम्बिट में, और सर्विस का गालिबन हमारा जो है वो अगर फाइलर इंडिविजुअल है तो 12% के आसपास का टैक्स बनता है। लेकिन अगर ये एम्प्लॉई में चला जाता है तो फिर एम्प्लॉई में इसकी जो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से जो है वो इनकम होने लगती है, ये मिनिमम टैक्स बन जाता है इसका, नॉर्मल स्लैब के हिसाब से इनकम होने लग जाती है, ठीक है। फिर आपके जो प्रोविडेंट फंड के, ग्रेचुटी फंड के, इन सब चीजों की इंप्लीकेशंस आने लग जाती हैं, आपको एम्प्लॉई को बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ते हैं, सारा लॉ के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ता है, सारा लॉ के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ता है। फाइनेंसिंग के ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन की बात कर रहे थे सर, इक्विटी, इक्विटी पे जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है वो चीजें टैक्स के हवाले से बतानी थी। हर चीज को देखो साइलोज में अगर सोचोगे ना एक दफा सिचुएशन को समझने के बाद, तो अपना आंसर यहाँ पे जो है वो दे पाओगे। एक अपेंडिक्स तुम्हारे पास है जो तुम्हें डेट और इक्विटी में हेल्प कर रहा है, एक अपेंडिक्स है जो तुम्हारी ब्रांडिंग में, ऑनलाइन ब्रांड के ऊपर तुम्हें हेल्प कर रहा है, एक अपेंडिक्स है जो एथिकल इश्यूज में तुम्हें हेल्प कर रहा है, एक अपेंडिक्स है जो तुम्हें
टैक्स इम्प्लीकेशन को समझने के पर्सपेक्टिव से जो है वो हेल्प कर रहा है, वो जो एथिकल इश्यूज वाली सारी बात लिखी हुई है, ठीक है। और फिर तुम्हारी जो हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वेरिएबल रेट को संभालने के लिए, इंटरेस्ट रेट को, तो यहाँ पे सर इंटरेस्ट रेट को संभालने के लिए हमारे पास फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे पास शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट के स्वैप होते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होते हैं। ये चीजें बहरहाल जो है वो यहाँ पे की जा सकती हैं, ये ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। हाँ फ़हीम, तुम सही कह रहे हो। जो ये फ्रीलांसिंग वाला मसला है ना, फ्रीलांसिंग वाले मसले की वजह से, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले मसले की वजह से थोड़ी बहुत डिफेमेशन आई है कंपनी के ब्रांड के ऊपर, लेकिन कस्टमर की तो कोई इतनी खास कंप्लेंट नहीं है ना। अब तुम ऑनलाइन अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, वहां पर ऐप लेके आ रहे हो, ऑनलाइन ट्रैकिंग का ऑप्शन दे रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो, तो ठीक है, समझ में आती है बात कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस डिफेमेशन को कवर कर सकते हैं अगर आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से सोचो, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में अगर कोई इस तरह से चीज चल भी रही होती है तो बहुत ज्यादा ब्रांड्स में फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर सही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फूड पांडा के साथ बहुत दफा इस तरीके से जो है वो पहले हो चुका है कि उनके राइडर्स को इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। करीम में हो चुका है कि उनके चार्जेस रेट्स बहुत ज्यादा होते थे, इन ड्राइव ने आके आके उनका जो है वो सारा जो जो एक एक तरीका कार था इतना ज्यादा मार्जिन चार्ज करने का, वो इन ड्राइव ने आके हर्ट किया, तो उन्हें अपने मार्जिन को रैशनलाइज करना पड़ा, नीचे लाना पड़ा। तो डिफेमेशन का जो मसला है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं है कि जी प्रोडक्ट ही आपका बहुत बुरा है या आप डिलीवरी ही लेट कर रहे हैं, वो फिजिकल से ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डिफेमेशन कवर हो सकती है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। अगर आप वक्त के साथ अपनी इस एक्सीडेंट वाले केस के लिए उनको कॉम्पनसेट कर दें, एम्प्लॉइज को आप सेल्फ एम्प्लॉयबल बना ले, वो फिर आपको CSR के अंदर सारी चीज वहां पे जो है वो फॉल कर जाएगी कि आप कितना जो है वो लोगों के बारे में सोचते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना गहराई से देखते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं। एक सिचुएशन को देखो, समझना है पढ़ के, बैकग्राउंड को समझना है, उसकी समरी क्रिएट करनी है, फिर हर अपेंडिक्स को यूज करना है उसको आंसर देने के लिए। मैं इसके बहुत डिटेल्ड आंसर इंशाल्लाह ताला जो है अपनी बैच में करवाऊंगा। जो हमारा तरीका कार होता है कि हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करते हैं। अगर अभी भी तुम देखो ना, तो ये हमारे MSc2 के पोर्टल के ऊपर मैंने कोई 55 से 60 की स्टडीज यहाँ पे जो है वो कराई हुई हैं। पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन आ गए दोनों, फिर देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मेरे पास तकरीबन यहाँ 12 की स्टडीज हैं। मार्केटिंग और IT, जो बिग डेटा और ये सारी चीजें टेंशन देती हैं आपको, बिग डेटा क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, ई मार्केटिंग क्या है, सप्लाई चेन वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या मेजरमेंट लोगों को नहीं समझ में आ रही होती, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के ऊपर ये तकरीबन 11 केस स्टडीज है हमारी। वैल्यूएशन के ऊपर तकरीबन यहाँ 11 केस स्टडीज हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर 5 हैं। फिर वर्किंग कैपिटल के ऊपर 8 हैं। फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर 2 हैं। टैक्स के एस्पेक्ट्स का रिवीजन है, और जो हमने वर्कशॉप कंडक्ट की थी उस वर्कशॉप के हवाले से यहाँ पे पूरी चीजें हैं, ठीक है। तो भाई मेरा तो सिंपल तरीका होता है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज कराता हूँ क्लास में क्वेश्चन करते वक्त, और साथ साथ रिवाइज कराते हुए सवालात को डिस्कस करता हूँ, और डिस्कस करने के बाद जो है वो उनके आंसर्स को प्लॉट करवाता हूँ। सवाल को पढ़ना, सर उसके लिए रीडिंग एबिलिटी चाहिए। स्किम करके अंडरस्टैंड करना, उसके लिए एनालिसिस की एबिलिटी चाहिए। फिर उसके बाद सिचुएशन को समझ के अपने कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर जवाब देना, उसके लिए आपकी राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और ये सब करने के बाद आप अपने आंसर तक जो है वो पहुंचते हैं। अब मुझे नहीं समझ आता कि प्रैक्टिस के अलावा इसका क्या हल है, कौन सा ऐसा अलिफ बे पे का सबक है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये चीज़ें लिखने का हुनर जो है वो पैदा हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलानी पड़ती है, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ती है, फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल खेलनी पड़ती है। चीजें खेल खेल के खेलना आती हैं, गाड़ी चला चला के गाड़ी चलाना आती है। इसी तरीके से क्वेश्चंस कर कर के क्वेश्चंस करना आते हैं। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, जितने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करेंगे, सॉल्यूशन वगैरह से उन्हें जो है वो कंपेयर करेंगे, उनकी साइंस को समझेंगे, क्या बात हो रही है, मैं क्या सोच रहा था, एग्जामिनर ने क्या यहाँ पे बात की है, जितना आपको पर्टिकुलरली ये चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी, उतना बहरहाल आपके लिए यहाँ पे जो है वो बेहतर है। जितना पर्टिकुलरली आप इन चीजों को जो है वो समझ पाएंगे, उतना आपके लिए यहाँ पे जो है वो बेहतर है। हाँ, अगर आप सोल्यूशन को पढ़ते हैं खुद से और जो है वो समझते हैं कि जी हम रीड करके चले गए तो हमसे हो जाएगा, थोड़ी सी गलत फहमी वाली बात है। सवाल का लेवल आपके सामने है, हमारे पास वक्त होता तो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की भी चीजें यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन तीनों के ही आंसर्स के बारे में सुबह जो है वो सारी डेलिब्रेशन रेडी की थी कि क्या क्या चीज की, लेकिन जब बैच में मैं इंशाल्लाह इसके सवाल करवाऊंगा तो बहुत डिटेल में इनके आंसर्स जो है वो लिखवाऊंगा फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स।
अच्छा, अब बात ये आती है सर कि हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो क्या करेंगे। ठीक है, हमारा अब जो है वो MS2 का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ चुका है, और सर इस सॉफ्टवेयर के अंदर इशू ये है कि हमें अपना लैपटॉप लेके जाना है। ठीक है, हमें जो है वो रिमोट एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के एग्जाम देना है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पूरी चीज को लेकर जो है वो करें क्या। फहीम कहते हैं सर क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें ICW की स्टडी टेक्स्ट रीड करनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एक बात की थी फहीम, जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था ये वाले, इधर मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए किन चीज़ों को लेकर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट के बेसिक टूल्स, एथिक्स, ये सारी चीज़ों को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखो मेरा ये मानना है कि ये अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी सोर्स से डेवलप कर सकते हैं। आप चाहें आप ICW की स्टडी टेक्स्ट पढ़ें, आप चाहें आप अपनी खुद की किताब पढ़ें, आप चाहें आप अपना लिखा हुआ रजिस्टर पढ़ लें, जो आपको लगता है कि यार मेरा अपने हाथ से लिखा हुआ है, मुझे समझ में आती है ये चीज़ें। जिस भी सोर्स से आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहें, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करे बगैर आपने सवालात की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करनी है। कॉन्सेप्चुअली चीजों को आपने रिवाइज करना है, समझना है, उसके बाद आप अपने सवालात की जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के नीचे में सिचुएशन वाली बात लिखी है। रीडिंग हैबिट सबसे ज्यादा आपको डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने आपको एक हैक भी बताया जो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। रीडिंग हैबिट के बाद फिर मैंने आपसे कहा यार यहाँ पे सवालात को पढ़ने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो। उसके लिए मैंने कॉम्पिटिशन की एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर की कि जी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस मुझे पता हो। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े क्वेश्चंस करने के काबिल नहीं हुए, आपको लगता है जी ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, हम नहीं कर सकते अभी, तो पहले आप इंटरैक्टिव क्वेश्चंस कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। वजिया कहती हैं सर आप कौन सी बुक्स रेकमेंड करते हैं। देखो ICW की बुक बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन स्टडी टेक्स्ट है ICW की। आप उसके अंदर सारा टेक्स्ट जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ऐसी मसले वाली बात नहीं। हाँ, वो बुक पढ़ने के बाद अगर आपका दिल करता है आप अपनी SPM की स्टडी टेक्स्ट घुमा लें, आपका दिल करता है BFD की फॉर्मूला बुक घुमा लें। BFD की फॉर्मूला बुक, ICW का स्टडी टेक्स्ट, ये दोनों चीजें आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी तकरीबन हर चीज रिवाइज करने में। हर चीज आपकी वहां से रिवाइज हो जाएगी, और फिर ये रिवाइज करने के बाद आप सवालात की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करें। मैंने अपने पोर्टल पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की रिवीजन वीडियोस रखी हैं, ताकि लोग उसे पहले रिवाइज करें, उसके बाद सवालात को जो है वो करना स्टार्ट करें। अब वो रिवाइज आप ICW से करना चाहते हैं, आप अपनी किताब से करना चाहते हैं, आप रजिस्टर से करना चाहते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स से करना चाहते हैं, आपकी कस्टमाइज लेक्चर्स आपके पास बने हुए हैं, सबके समरी लेक्चर्स बने हुए हैं, आप उससे करना चाहते हैं, कंप्लीटली अप टू यू। क्या ये जवाब मेरा समझ में आता है फहीम? वजिया आपको अपना जवाब मिल गया रिकमेंडेड बुक्स का। सो भाई ये मेरी अप्रोच है। मेरा 90% फोकस इस चीज पर होता है कि आप सवालात में एंटर हो जाएं, प्रैक्टिस करना शुरू करें, और 10% शुरू का जो अपना टाइम है वो रिवाइज करें चीजों को। देखो ऐसा नहीं है कि तुमने एक दफा अगर चीजों को रिवाइज कर लिया तो वो तुम्हें असबर याद हो गई, या तुम्हें रट्टा लग गया, तुम्हें समझ में आ गया हाँ क्या क्या था। भाई आप बार बार रेफर करोगे, आप बार बार उन किताबों को खोलोगे जब आप सवालात कर रहे होगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी इन डेप्थ होगी, ये जो मैंने यहाँ पे पूरी चेन बताई है ना सवाल को करने की, पूरी चेन बताई है कि आपने पढ़ने की एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स को एग्जैक्टली समझना, लिंक करना, फिर ड्राफ्ट करना, और फिर कंपेयर करना सजेस्टेड सोल्यूशन के साथ, मार्किंग प्लान के साथ, एग्जामिनर कमेंट्स के साथ। एक सवाल ना आपके 1.5 से 2 घंटे ले जाएगा, या 50 नंबर का है 2 से 2.5 घंटे ले जाएगा। एक सवाल सिर्फ सही से ढंग से अगर आपने पढ़ लिया, शुरू के 5-6 सवाल में बेशक आप टाइम बाउंड ना रहो, उसके बाद आप टाइम बाउंड होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अब आप ट्यून होना शुरू हो गए, आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है। यही वजह है कि मैंने अपने पोर्टल के ऊपर 50 से 55 की स्टडीज रखी हुई हैं जो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए काम है। सर अब क्लासेस हम किस तरीके से कंडक्ट कर रहे होंगे, क्या हमारा यहाँ पे जो है वो तरीकाकार होगा। देखो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आ तो गया है, वो एक हकीकत है। लैपटॉप हमें अपना अपने पास रखना होगा अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब का जो रिक्वायर्ड है, ताकि हम अपना जो है वो चीज़ कर सकें। ऑनलाइन के लिए आपने मॉक लाजमी देना है, मॉक आपने जो है वो लाजमी देना है। मैं अपनी पहली क्लास में, जो हमारे बैच की इंशाल्लाह ताला पहली क्लास होगी इन द कमिंग वीकेंड होगी, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेमो करेंगे। और डेमो इस तरीके से करेंगे कि जो एक पार्ट है, कोई एक पार्ट ऐसा होगा, उस एक पार्ट को सवाल के हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे।
बाकायदा लिखेंगे, अगर कोई कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करके बाकायदा तौर पे कॉपी पेस्ट किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब करेंगे। मैं तकरीबन 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट लॉगिन वाला एरिया जो है वो लॉगिन करने का, लेकिन ICAP की वेबसाइट पे पता नहीं क्या है, बाकी सब चल रहा है, जूम पे सेशन भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो स्टूडेंट एरिया लॉगिन नहीं हो पा रहा। मैंने अपनी आईडी से ट्राई किया, अपने भाई की आईडी से ट्राई किया, वल्लाह आलम वेबसाइट पे ट्रैफिक है, लोग ज्यादा हैं जो ट्राई कर रहे हैं सॉफ्टवेयर या समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हो नहीं पा रहा उसके अंदर लॉगिन जो है, वरना मैं हल्का फुल्का आपको अभी दिखा देता। लेकिन इंशाल्लाह शुरू की क्लास के अंदर हम सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे, एक पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लासेस का तरीकाकार हमारा क्या होगा सर? क्लासेस का तरीकाकार हमारा यही होगा कि हम क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स का रिविजन, जो भी सवाल मैं उठाता हूँ उससे रिलेटेड चीज का पहले रिविजन करवाता हूँ, और सवालात को ड्राफ्ट करना, सॉल्व करना, ये दोनों चीजें हम कर रहे होंगे। लेकिन किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर के ऊपर। जैसे विंटर बीस के तीनों सवाल मैंने करवाने हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर पे करा दूंगा। जो ICW के, सिमा के, जो है वो आपके ACCA वगैरह के, SBL के जो क्वेश्चंस मैंने करने मजीद करवाने हैं क्लास के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर पे करवा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से बनती रहे। अगर आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे ना मेरे, जो ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो उसके अंदर वैसे भी मैंने सारे सवाल एक्सेल पे करवाए हुए हैं, वैसे भी एक्सेल पे कराए हुए हैं। बेशक वो सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन मैंने कराए हुए सारे एक्सेल के ऊपर है। कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ मैं एक्सेल के ऊपर ही करवाता था, तो वो सारी एक्सेल के ऊपर हुई है। हमारा तरीकाकार क्या होगा सर? हम यहाँ पे दो चीजें करेंगे। जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी वीकेंड्स पर, वीकेंड पर, वीकेंड्स पर जो लाइव क्लासेस होंगी उनके अंदर हमारा तरीकाकार ये होगा कि हम न्यू क्वेश्चंस करेंगे। और सर वीकडेज में जो ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ईच वीक। देखो टिपिकली हमें एक क्लास लगती है एक सवाल करने में, अगर 50 नंबर का होता है तो 2 क्लासेस लग जाती हैं, 25 का होता है तो एक लग जाती है। और BFD हो, SPM हो या MSc2 हो, मैं पूरा अकेले हैंडल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है करता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि एक पार्ट मैं करवाऊंगा एक पार्ट कोई और करवाएगा, पूरा सवाल मैं ही करवाऊंगा। बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, वो भी लिंक करवाऊंगा। BFD भी पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, वो भी लिंक करवाऊंगा। देर एंड देन वो सारी चीजें रिवाइज होंगी, देर एंड देन वो सारी चीजें रिवाइज होंगी, और रिवाइज होने के बाद जो है वो आपको नया सवाल कराया जाएगा। वीकडेज में आपने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं उनको सॉल्व करना है। सर तो ये जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्वेश्चंस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये कौन से हैं? कौन से क्वेश्चंस हैं? देखो, इनके अंदर एक्सेप्ट फॉर विंटर 22 आपका 95% ICAP के क्वेश्चंस हुए हुए हैं। जितने क्वेश्चंस आज तक आए हैं विंटर 22 को छोड़ के सारे पोर्टल पे अवेलेबल है। सब करवा चुका हूं, सारे करवा चुका हूं, पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। यहां पर आपके पास ACCA, SBL के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपके पास ICW के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। नए क्वेश्चंस क्लास में रिवीजन के बाद, पहले मैं उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊंगा, फिर वो सवाल हम करेंगे। वीकेंड्स पर नए क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं, 2 क्वेश्चंस एक वीक में मैंने करवाने हैं, 2 आपने करने हैं। वीक में आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे, महीने में 16। 2 महीने अगर आपने उसके ऊपर लगा लिया, आपकी 30-35 केस स्टडीज की चीज तैयार हो गई। एंड में आप इन्हीं को रिवाइज करो, मॉक एग्जाम दो, मैं मॉक इंशाल्लाह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मॉक एग्जाम दो, अपने आप को असेस करो, अपनी चीजों को रिवाइज करो, कुछ चंद एक सवालात की प्रैक्टिस करो, आप पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। भजिया कौन से क्वेश्चन के आप पूछ रही हैं? जो पोर्टल पे उनकी बात कर रही हैं आप? पोर्टल पे जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उनकी बात कर रही हैं, या जो मैं आप करवाऊंगा? रिकॉर्डेड वाले सारे मैंने खुद करवाए, एक एक पार्ट मैंने खुद करवाया। कभी भी को टीचर मैंने रखा ही नहीं है MSc2 के अंदर। BFD अल्लाह का शुक्र मैं अकेले पढ़ाता हूँ, SPM में अकेले पढ़ाता हूँ, वो भी पूरा पूरा मैंने ही पढ़ाया है। और MSc2 भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मैं अकेले ही करवाता हूँ। कोई भी को टीचर फलाना आके रिवाइज कराएगा, फलाना आके ये सवाल कराएगा, BFD का पार्ट कोई और करवाएगा, SPM का कोई और करवाएगा, ऐसा नहीं है। BFD हो, SPM हो, वो दोनों पे भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं 100% मेरे अपने हैं। MSc2 पे भी जो पढ़े हैं वो मेरे अपने हैं। 50 से 55 की स्टडीज आपके पोर्टल पे पड़ी हुई हैं। जिस सीक्वेंस में ICAP ने ग्रिड में चीजें डाली हुई हैं उसी सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं। जो ICAP के ग्रिड की सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में पड़ी हुई है।
सर सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कैसे होगी? बड़ा आसान है भाई, आप भी सॉफ्टवेयर अपने पास डाउनलोड करके रखोगे, मैं भी डाउनलोड करके रखूंगा। क्लास में जो सवाल होगा हम दोनों सॉफ्टवेयर में करेंगे, मैं भी वहीं पे टाइप करूंगा, आप भी वहीं पे टाइप करेंगे। आप लैपटॉप पे साथ साथ जूम की स्क्रीन देखते रहेंगे, मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, मैं ड्राफ्टिंग का। अच्छा, क्लास में सर हम जो सवाल करेंगे ना, उसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग का टाइम दूंगा। पहले आपको टाइम दिया जाएगा सेल्फ सॉल्यूशन के लिए, खुद से सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा। तो मैं आपको टाइम दूंगा, मिसाल के तौर पे 10 मिनट 15 मिनट, अगर कोई 12-15 नंबर का एरिया है तो मैं 10-15 मिनट का टाइम देता हूँ कुछ लिखने के लिए, कि आप बुलेट पॉइंट्स लिख लें, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लें। लेकिन भाई जो वादा है ना, वो आपने ये करना है कि 2 लाइव क्लासेस के बाद आप भी 2 क्वेश्चंस के लिए बैठेंगे। जब ये होंगे वीक में 4, महीने में 16, और 2 महीने में जब ये 32 होंगे ना, फरवरी और मार्च का महीना, रमजान मुझे पता है थोड़ा सा डल निकलेगा, इसलिए मैं रमजान के महीने को डिस्काउंट करके चल रहा हूँ। फरवरी का, मार्च का महीना आप ले लें। फिर जब आप मई में प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर्ली बैठेंगे, चीजें रिवाइज करेंगे, आपकी ड्राफ्टिंग की आदत हो चुकी होगी। रमजान भी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा करना नहीं है, लेकिन अगर पूरे रमजान में 5-6 केस स्टडीज भी कर लो ना, तो बहुत है, बहुत है। तो मैंने पोर्टल के ऊपर जो तुम्हारी ग्रिड की सीक्वेंस है, इसी ग्रिड की सीक्वेंस में लेक्चर्स रखे हुए हैं, और ये सारे मैंने खुद सॉल्व करवाए, किसी और ने नहीं सॉल्व किए हैं। ये जो रिवीजन की वीडियोस हैं, ये भी मेरी अपनी है। यहाँ पे जो रिवीजन की वीडियो है मेरी अपनी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तुम्हारे पास केस स्टडीज आ रही हैं, यहाँ पे केस स्टडीज आ रही हैं, यहाँ पे केस स्टडीज आ रही हैं। मुझे MSc 2 में सवालात सॉल्व करने से ज्यादा कोई चीज अफादियत वाली नहीं लगती। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद, अब वो कॉन्सेप्ट आप ICW की किताबों से रिवाइज कर लें, लेक्चर से रिवाइज कर लें, आप अपने रजिस्टर से कर लें, ICAP की किताबों से कर लें, मेरी वीडियो से कर लें। फहीम कहते हैं सर जब हम खुद सॉल्व करेंगे, हाँ बिल्कुल, तब भी आप उसी पे करें। अच्छी बात यही होगी कि जब आप खुद सॉल्व करें, आप सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करें। आपकी टाइपिंग की हैबिट, वर्ड पे मत करें, वर्ड या एक्सेल पे मत कीजिएगा। वर्ड या एक्सेल पे सॉल्व नहीं करना, अपने ICAP के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करना है। क्योंकि ICAP के सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक्वेंटेंस लेनी है। उसमें कभी कभी आपके पास जो है वो फॉर्मूले कुछ लगते हैं, कुछ नहीं लगते। जो एक्सेल का F2 का बटन है वो उसमें काम नहीं करता। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह नहीं है, वो नोटपैड की तरह है। तो कब क्या चीज कहाँ से कॉपी करनी है, किधर पेस्ट करनी है, किस तरह से करना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हैबिट बिल्डिंग होगी। लेकिन ये इजी है, आसान है, ना हैंड राइटिंग का इशू है, ना काटम कूटी मचानी है पेपर में। आप आराम से बैक स्पेस करें, तरीके से उसको जो है वो रिमूव करें, जो रिमेनिंग एरिया है उसके अंदर लिख के अल्हम्दुलिल्लाह आपका सारा मामला यहाँ पे जो है वो ये वाला हो जाएगा। कोई ऐसी मसले वाली बात आपके साथ जो है वो नहीं होगी। इट्स मैटर ऑफ टाइम, इट्स द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा टाइम मैनेज हो गया, थोड़ा अपनी चीज़ों को अच्छे से कर लिया, इंशाल्लाह ताला आपका हाथ सेट हो जाएगा, और आराम से फिर आपको पसंद ही वही आएगा कि यार इजी है। ऑफिस में भी कीबोर्ड पे काम करते हैं, इधर भी कीबोर्ड पे लिख दिया, कोई गलती हुई बैक स्पेस दे दिया, मिटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ा आराम से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो हो जाएंगी, बहुत आराम से हो जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द पेपर, दिस वाज अबाउट द डूज एंड डोंट्स, दिस वाज अबाउट द इंटायर स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या करना है। कमिंग वीकेंड से मैं इंशाल्लाह जून 23 दिसंबर 23 के बैच के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अनवार कहते हैं सर SPM और BM के कॉन्सेप्ट तो बहुत वास्ट हैं, कोई बुक कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकता है? यही तो मैं समझा रहा हूँ अनवार, कि पूरी किताब कोई नहीं देख सकता। 10% टाइम दो रिवीजन के लिए, सवालात प्रैक्टिस करना शुरू करो, और जैसे जैसे सवाल कर रहे हो साथ साथ टेक्स्ट भी देखते जाओ। जो जो एरिया के सवाल करते जाओगे टेक्स्ट रिवाइज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे तुमने एक सवाल किया, BCG मैट्रिक्स रिवाइज हो गया, एक सवाल किया वैल्यूएशन रिवाइज हो गया, एक सवाल किया तुम्हारे पोर्टर्स 5 फोर्सेस हो गए, एक सवाल किया उसमें तुमने बिग डेटा कवर कर लिया, एक सवाल किया उसमें तुमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट कवर कर लिया। किताब बेशक खोल ली सामने, टेक्स्ट बेशक रीड कर लिया, बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आप सवालात के साथ साथ चीजें करने लगते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, यहाँ पे जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं जो मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, इन वीडियो लेक्चर्स में जब तुम कॉन्सेप्ट रिवीजन पे आओगे, तो ये जो शुरू की 2.5 घंटे की वीडियो है ना, 2 घंटे 24 मिनट की, इसमें ओवरव्यू है, ओवरऑल, ओवरऑल पूरे बिजनेस मैनेजमेंट का ओवरव्यू है इसके अंदर। फिर नीचे इन डेप्थ चीजें हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस डिटेल में है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बिग डेटा ई मार्केटिंग का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, परफॉर्मेंस पिरामिड क्या है, ये थोड़ी सी डिटेल चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट किसको कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की केस स्टडीज, ये थोड़ी सी डिटेल में है। लेकिन जो तुम्हारा 2.5 घंटे का लेक्चर है वो रिव्यू है पूरा का पूरा। तुम एक ओवरव्यू कंप्लीट ले सकते हो अपने इस पूरी चीज को जो है वो लेके चलते हुए। तो इस तरीके से 12 हमारा स्ट्रक्चर होगा पूरा। हम इस तरह से क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ये मेरी अप्रोच होगी। सवाल को स्टार्ट करते वक्त जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर आने वाला है, या जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं,
मैं इंशाल्लाह आपको वो पूरा रिवाइज करा दूंगा, और रिवाइज करने के बाद हम इसको जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ आप सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल अब तो हम चलाते ही रहते हैं, कोई इशू इशू वाली बात ही नहीं है। ये भी कर लेंगे, 2-4 अटेम्प्ट में आईकैप का सॉफ्टवेयर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। सारे जो बग्स वग्स हैं, चीज़ें हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। अनवार कहते हैं सर, पहले जो हम हार्ड में कुछ रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते थे, अब वो सॉफ्ट में करें या स्टिल कुछ हार्ड में होना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिस तो सॉफ्ट में ही करें, प्रैक्टिस सॉफ्ट में करें। हार्ड फॉर्म में वो गलतियां लिख लें जो आप सवाल सॉल्व करते हुए कर रहे हैं, गलतियां कर। शहजाद कहते हैं सर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एसबीएम की आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट बेहतर है या एसपीएम की किताब? आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट बेहतर है, आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट बेहतर है, जिससे तुम्हारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से हो सकते हैं। सर्वर कहते हैं सर, लैपटॉप फर्म वाला यूज नहीं हो पाएगा। अरे भाई मेमन, नहीं हो पाएगा, तुम्हारे फर्म के लैपटॉप में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं, तुम डाउनलोड नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे, पॉपअप नहीं हटा पाओगे, चीजें नहीं कर पाओगे, मसले होंगे सारे। तो बेहतर है एक लैपटॉप परचेस कर लो भाई, जिस तरह आईकैप की फीस भरते हो इस तरीके से लैपटॉप एक परचेस करके रख लो। मैं तुम्हारा इसके ऊपर एक एक आसानी वाला हल बता देता हूँ। किस्त बाजार के नाम से एक वेबसाइट है, मैंने रिसेंटली इसको एक्सप्लोर किया था। वहां पे इंस्टॉलमेंट पे ये चीजें मिल जाती हैं, आपको एक सोशल गारंटर देना होता है, जीरो मार्कअप पे मिल जाती है। मार्कअप से मुराद वो चीज अपने आप में महंगी होती है, लेकिन लेट पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता। 6 महीने साल का आपको टाइम मिलता है, आप चाहे इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसको परचेस कर लें। खुदा का वास्ता, इसको किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं समझना, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन ओनर है, क्या है क्या नहीं है, मुझे बस वेबसाइट पे ये चीज नजर आई थी, और मैं एक स्टार्टअप का इवेंट अटेंड करने गया था, वहां पे उसके फाउंडर ने अपने स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस कराया था। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये लोगों पे जो है वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो किस्त बाजार पे आप जाके देख लो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगे अपने लिए इंस्टॉलमेंट पे वहां पे परचेस कर लो, और 6 महीने साल में इंस्टॉलमेंट पूरी कर लेना। अनवार कहते हैं सर, बुक्स तो हार्ड में ही अलाउ होंगी, अभी से हार्ड में ही बुक्स होनी चाहिए? इफ दिस इज द केस, आईसीडब्ल्यू की कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं? आई एम फ्रॉम मुल्तान। यार कॉमर्स बुक पॉइंट मेरा ख्याल है गालिबन एक मशहूर पोर्टल है जो डिलीवरी के लिए मशहूर है, लोग वहीं से ज़्यादातर परचेस करते हैं। अगर तुम मुल्तान में हो तो तुम्हें लाहौर में भी ऐसे मशहूर जो है वो मिल जाएंगे, तुम्हारे फोटो कॉपियर मिल जाएंगे, जहाँ से तुम बुक को परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दो, घर पे आ जाएंगी। अच्छा जी, ये कहती हैं सर, दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट, इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आई कुडंट परफॉर्म। जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस बताई है, वजीहा जो तरीकाकार बताए हैं, आप इसको इंशाल्लाह ताला कीजिएगा। सवालात की प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, हम इसको इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह ताला क्लियर कर लें। तो आप फिक्र ना करें, प्रैक्टिस करें, साथ साथ जुड़ जाएं, लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, हम इंशाल्लाह जो है इसको क्लियर कर जाएंगे। चलें, शहजाद भाई ने हेल्प कर दी है, उन्होंने बता दिया है कि आप कहाँ से ले सकते हैं, कोई नाम भी इन्होंने लिखा है, जो है वो इस नाम को फॉलो कर लीजिएगा किताब लेने के लिए। मेरी ऑनेस्टली किसी शॉप के साथ या किसी के साथ ऐसी एसोसिएशन नहीं है, वरना मैं खुद आपको रेकमेंड कर देता। मुझे नाम भी नहीं पता, बस बचपन में मैं जहाँ से किताबें लेता था वो मैंने आपको बता दिया है। कराची में मैं इनसे लिया करता था, तो आप चाहें तो एक्सप्लोर कर लें। वरना मुल्तान के लिए लाहौर करीब पड़ेगा, देख लें लाहौर में कौन सा ऐसा मशहूर फोटोकॉपियर है या बुक स्टॉप है या बुक जो है वो बुक स्टोर है। मुझे आइडिया नहीं है वाकई इसका। लेकिन आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट बहुत अच्छी है। मेरे भाई का भी जब MSc 2 का पेपर था, मैंने उसको वही रीड करवाई थी, वही किताब जो है वो दिलवाई थी। आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट आप बिल्कुल ले सकते हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर आप सवालात के ऊपर जो है वो जंप इन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने कंटेंट भी रिवाइज करते जाएं, एक एक सवाल भी उसके साथ साथ करते जाएं। और कोई सवाल किसी का भाई, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, कोई और कंफ्यूजन? अनवार कहते हैं सर, मेरी ठीक है। अनवार फिक्र नहीं करो भाई, आपका नाम तो गालिबन मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है, तो हो सकता है कि आप पिछले बैचेस में स्टूडेंट ना रहे हो, लेकिन आप इंशाल्लाह इस दफ़ा ज्वाइन करें। हम इसे हर लाइव क्लास के अंदर सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डेमो के ऊपर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो देख लो, जो डेमो पे पढ़े हुए हैं वो देख लो, किस तरह से करवाए हैं, क्या एक तरीका कार है चीज़ों को करने का। आपको इंशाल्लाह ताला सेटिस्फेक्शन होगी, और फिर उसके बाद आप जो है वो सवालात को प्रैक्टिस करके पार हो जाएंगे। परेशान ना हो। सेल्फ स्टडी की थी, कुछ चीज़ें की होंगी, कुछ नहीं की होंगी। सिस्टम के साथ जुड़ जाएं, हर वीक के एंड पे हम 2 सवाल करेंगे, मैं आपको टिप्स बताऊंगा कैसे करना है, किस तरह करना है, किस चीज़ को अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला मसले मसाइल नहीं होंगे किसी किस्म के। डू वी गेट इट एवरीबॉडी?
और कोई सवाल किसी का? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? चलें जी, अगर और कोई सवाल आप लोगों का नहीं है तो हम अपने आज के सेशन को जो है वो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड आपको टाइम पता चल जाएगा, पोस्ट वगैरह हो जाएंगी। कमिंग वीकेंड से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, यानी कमिंग सैटरडे से, जो अगला सैटरडे आएगा। अगले सैटरडे से हम अपनी क्लासेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अपनी क्वेरी आप व्हाट्सएप पे मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अमूमन रात के टाइम पे 9 से 10:30, 9 से 11 के बीच में सवालात के मुस्तकिल जवाब दे रहा होता हूँ। तो आप लोग मुझे शाम के टाइम पे, दोपहर में जो है वो क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। अनवार कहते हैं सर कितनी क्लासेस होंगी? देखो वीक में ना टिपिकली मैं 2 क्लासेस लेता हूँ, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की। तो तुम कह सकते हो कि 5 to 6 क्लास आवर्स होते हैं पर वीक, ठीक है। और ये 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने चलता है। तो अगर हम जनवरी के एंड में स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अप्रैल के मिड में इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। अप्रैल के मिड में हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अप्रैल के मिड में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और कोई सवाल किसी का? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? चलें जी, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर कमिंग क्लास में हम मुलाकात करेंगे और सॉफ्टवेयर के ऊपर फिर इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस, योर क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को इस गाइडेंस से और इन सारी चीज़ों से जो मैंने बताई से हेल्प होगी। और आगे इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को जो है वो मुकम्मल करके कोशिश करेंगे कि बस जून 23 में हमने इस पेपर को इंशाल्लाह निकाल लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।